Okay, so today we are going to do unit number 2 and number 3 of business laws के पी वाई क्यूज हम लोग करने वाले हैं. तो मैंने 2020 से 25 तक के लिए यहाँ पे पी वाई क्यूज. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट इज कैन एजेंट डेलीगेट हिज पावर्स, ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट. ओके, देखो हमारे पास होता है एजेंट, प्रिंसिपल, सब एजेंट, सब्स्टिट्यूट एजेंट. प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल जो है वो अपना जो भी टास्क होता है वो एजेंट को दे देता है, अपनी अथॉरिटी देता है बेसिकली एजेंट को, ताकि वो उसके बिहाफ पे एक्ट कर सके. फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम आई एम अ बिजनेस ओनर. मैंने एक एजेंट रखा, आई हैव गिवन हिम द अथॉरिटी कि तू जो है जाके ये वाली डील को एक्सेप्ट करा. तो वो एजेंट है, ही कैन एक्ट ऑन माई बिहाफ. रीजन बीइंग आई हैव गिवन हिम अथॉरिटी. नेक्स्ट वी हैव सब एजेंट. सब एजेंट इज अपॉइंटेड बाय एजेंट. ओके, सब एजेंट को एजेंट अपॉइंट करता है, और सब एजेंट जो है वो डायरेक्टली लायबल एजेंट को ही होता है. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है जो कि चूज किया जाता है बाय योर एजेंट, बट प्रिंसिपल अप्रूव करता है उसे, और प्रिंसिपल के अंडर ही सब्स्टिट्यूटेड एजेंट काम करता है. तो सब्स्टिट्यूट एजेंट वर्क्स अंडर योर प्रिंसिपल, वेयर सब एजेंट वर्क्स अंडर योर एजेंट. अब यहाँ पे एक जनरल रूल होता है, डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीग्योर. अब ये क्या होता है? ये जो होता है ना एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एजेंट कैन नॉट गिव हिज अथॉरिटी टू अनदर पर्सन. एक एजेंट अपनी अथॉरिटी किसी और इंसान को नहीं दे सकता है. तो यहाँ पे है कैन एजेंट डेलीगेट हिज पार्ट्स. द आंसर इज प्योरली नो, एंड एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज पार्ट्स टू एनीबडी एल्स. अब इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, कि कब जो है एजेंट डेलीगेट कर सकता है अपनी पार्ट्स को. पहला एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल. जो प्रिंसिपल खुद ही बता रहा है कि भाई तू जो है क्या कर सकता है, सब एजेंट को पॉइंट कर सकता है. दूसरा है इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल. इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये है कि प्रिंसिपल के एक्शन से ही लग रहा है कि प्रिंसिपल हाँ कर रही भाई तू अपॉइंट कर सकता है सब एजेंट को. तीसरा है नेचर ऑफ बिजनेस. मतलब बिजनेस ही ऐसा है कि उसके अंदर सब एजेंट अपॉइंट करना इज लाइक नेसेसरी. नेक्स्ट कस्टम ऑफ ट्रेड. मतलब एक ऐसे रिचुअल चलता आ रहा है कि एक ऐसे रिचुअल है बेसिकली कि यू हैव टू अपॉइंट सब एजेंट. मिनिस्ट्रियल एक्ट्स वो एक्ट्स होते हैं जिसमें कोई मेजर डिसीजन मेकिंग नहीं होती, जिसमें यू हैव टू जस्ट डू द टास्क. उसके अंदर अनफॉर्सीन एमरजेंसीज, मतलब कोई इमरजेंसी आ गई है तो फिर तब जो है एन एजेंट कैन डेलीगेट द टास्क और कैन डेलीगेट हिज अथॉरिटी. बेसिकली ही कैन डेलीगेट हिज अथॉरिटी और पावर्स. ऑल राइट, तो क्या चीज़ें कब अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है? जब एक्सप्रेस कंसेंट हो प्रिंसिपल का, इम्प्लाइड कंसेंट हो, छोटे मोटे काम हो, मतलब छोटे मोटे तो नहीं, ऐसे काम जहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही हो, मिनिस्ट्रियल एक्ट्स हो, कोई एमरजेंसी आ गई हो, कस्टम ऑफ ट्रेड हो, ठीक है, और नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा हो. मैं साथ साथ जो है ना ये चीज़ें बार बार पॉइंटर्स रिवाइज करती जाऊँगी, कराती जाऊँगी ताकि चीज़ें याद रहेंगी. ओके, नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट. देखो, कंट्रोल, जो सब एजेंट है वो वर्क करता है अंडर द एजेंट ओनली. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है ही वर्क्स अंडर प्रिंसिपल. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसके अंडर काम करता है? प्रिंसिपल के अंडर काम करता है. डेलीगेशन. एजेंट जो है वो अपना जो भी वर्क है वो सब एजेंट को देता है. सब्स्टिट्यूट एजेंट क्या करता है? सब्स्टिट्यूट एजेंट जो है बेसिकली एजेंट ओनली सिलेक्ट्स हिम, राइट. सो नो वर्क इज बीइंग डेलीगेटेड बाय द सब एजेंट, राइट, बाय एजेंट. कोई भी काम एजेंट यहाँ डेलीगेट नहीं करता है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को प्रिंसिपल करता है. नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है प्रिंसिपल के अंदर, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल के साथ. नेक्स्ट वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू योर एजेंट, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल. ओके, नेक्स्ट वी हैव लाइबिलिटी. एजेंट जो होता है इज लाइबल फॉर सब एजेंट फॉर इट एक्ट्स टू प्रिंसिपल. मतलब जो भी एक्ट सब एजेंट करता है उसके लिए एजेंट जवाब लाइबल होता है टू प्रिंसिपल. नेक्स्ट वी हैव एजेंट लाइबल नहीं होता एक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट एजेंट के टू प्रिंसिपल. नेक्स्ट राइट टू स्यू. यहाँ पे जो है वो स्यू नहीं कर सकता प्रिंसिपल को फॉर पेमेंट. सब एजेंट कैन नॉट स्यू प्रिंसिपल फॉर पेमेंट. रीजन बिंग ही इज बीइंग अपॉइंटेड बाय सब एजेंट ओनली, बट हियर सब्स्टिट्यूट एजेंट कैन स्यू योर प्रिंसिपल फॉर पेमेंट. अपॉइंटमेंट, इसको इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया जा सकता है, हम आगे पढ़ेंगे इम्प्रॉपरली अपॉइंटमेंट क्या होता है. बेसिकली इसमें कंसेंट नहीं होता प्रिंसिपल का. ऑल राइट, यहाँ पे कैन नॉट बी रॉन्गली अपॉइंटेड बिकॉज प्रिंसिपल अप्रूव होता है ना, प्रिंसिपल कंसेंट देता है. देन इज एजेंट लाइबिलिटी. यहाँ पे एजेंट जो है वो लाइबल रहता है एज लॉन्ग एज सब एजेंसी कॉन्टिन्यूस. जब तक सब एजेंसी कॉन्टिन्यू होगी तब तक ही एजेंट लाइबल होगा. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के अंदर एजेंट का रोल खत्म हो जाता है आफ्टर नेमिंग सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव the next question.
ओके अब ये ना जो है ना, मेरे को लग रहा है कि दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, 2020 का क्वेश्चन है, बट स्टिल था तो मैंने सोचा करा देती हूँ। आई विल डू इट एट द लास्ट, ठीक है। ओके ये वाले क्वेश्चन करते हैं। बेली enjoys certain rights against the bailior and the goods. Elucidate how does it differ from the general line of bankers and factors. अब बेली जो होता है वो enjoy करता है certain rights against bailior and the goods. अब बेली बेलर क्या होता है देखो, अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मेरी है दुकान, मैंने तुम्हें बताया, चलो मैंने स्टोरी लाइन लेकर चलता है। मैंने बोला मैं बिजनेस ओनर हूँ, लेट्स नेम माई कंपनी XYZ लिमिटेड। और क्या है कि मेरे जो है गोडाउंस हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने जो है एक इंसान को बोला कि ये ले, तू ना चाबी ले ले, जो गोदाम है ना, ये वाला जो सामान है ये जो है मेरे को दे दे, मेरे को ज़रूरत है, या तो फिर आई हैव टू गिव इट टू समबडी एल्स हु इज़ वेरी वेरी लाइक हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे को अपने बेस्ट फ्रेंड को सामान देना है। तो ये ले गोदाम की चाबी ले ले, जाके मेरी दुकान से सामान लेके आ जाओ, दुकान के जाके मेरी गोदाम से सामान लेके आ जा, ठीक है। आई हैव टू आई नीड द गुड्स राइट। मैंने क्या किया, मैंने अपनी गोदाम की चाबी एक इंसान को दी। सो आई एम बेलर। और जिसको दी मैंने, ही इज बेली, ठीक है। वो क्या है, बेली है। अब जब काम हो जाएगा वो चाबी तो अपने पास रखेगा नहीं ना, वो मेरे को वापस देगा, राइट। बस यही चीज़ है, एग्जाम्पल से चीज़ें समझो, याद रहेंगी। तो ही इज़ बेली एंड आई एम बेलर, ऑल राइट। तो बेली जो है वो सर्टेन राइट्स एंजॉय करता है अगेंस्ट द बेलर एंड द गुड्स। इसको हमें समझाना है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम लोगों को बताना है व्हाट आर द राइट्स ऑफ योर बेली, बेली के क्या राइट्स हैं। अब ये कैसे डिफर करता है फ्रॉम द जनरल लाइन ऑफ बैंकर्स एंड फैक्टर्स। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। अब मैंने किसी को बोला कि ये ले जो है कैसे बताऊँ, जैसे हाँ मैंने कपड़े दे दिए ड्राई क्लीन के लिए। अब मैंने खुद नहीं दिया, मैंने किसी को बोला कि ये तो कपड़े ले जा और ड्राई क्लीन करवा दियो, ठीक है। अब मैंने जिसको बोला है वो कौन हो गया, वो गया बेली, और मैं कौन होगी, मैं होगी बेलर, समझे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। Alright, bailment means giving goods to someone else for a specific purpose with the promise कि same goods will be returned after the promise is completed, ठीक है। वही चीज़ है कि वापस तो मेरे को मिलेंगे ना, मेरे गुड्स वो रख थोड़ी लेगा। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ बेली, राइट टू कंपनसेशन, राइट्स ऑफ बेली। हाँ जी, टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ बेली, राइट टू कंपनसेशन, मतलब अब जो भी उसने काम करा है उसके उससे पैसे तो मिलेंगे ना, जो भी बेली ने काम करा है। नेक्स्ट इज राइट टू गेट एक्सपेंसेस, अगर बेली ने जो काम करा है उसमें उसका कोई भी खर्चा हुआ है तो मैं वो भी पैसे दूंगी उसे। नेक्स्ट इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड इफ बेलर एंड्स बेलमेंट अर्ली, अब बेलर है उसने बेलमेंट ही पहले ख़त्म कर दी, तो जो भी नुकसान हुआ होगा किसका, बेली का, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, बेलर करेगा। नेक्स्ट इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड इन केस ऑफ बैड टाइटल, राइट टू बी इंडेमनिफाइड इन केस ऑफ बैड टाइटल का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे कोई गुड्स पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसी को, और जो गुड्स थे वो मेरे थे ही नहीं, ओनरशिप ही नहीं थी मेरे पास। तो उस केस में अगर कुछ भी होता है, उसको कोई भी नुकसान भरना पड़ जाता है, देन आई विल हैव टू इंडेमनिफाई इट, ओके। मेरे को उसको जो है उसके लिए कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव राइट टू रिटर्न द गुड्स, राइट टू रिटर्न द गुड्स टू एनी वन द जॉइंट बेलर, मतलब अगर बहुत सारे बेलर्स हैं, जॉइंट बेलर है, तो जो बेली है वो किसी को भी गुड्स रिटर्न कर सकता है। नेक्स्ट इज राइट, नेक्स्ट वी हैव राइट टू रिटर्न गुड्स इन गुड फेथ, इसका मतलब है ये जो एजेंट है उसको जो भी गुड्स हैं ही शुड गिव दोज गुड्स बैक टू द ओनर ऑनेस्टली, बिना चीटिंग के, ठीक है। तो उसको जो है ओनर को गुड्स वापस ऑनेस्टली करने हैं। नेक्स्ट इज राइट टू क्लेम एक्सपेंसेस इफ बेलर रिफ्यूजेस टू टेक गुड्स बैक, अब बेलर ने मना कर दिया, बेलर मुकर गया, बेलर ने कहा भाई मैं तो नहीं ले रहा गुड्स वापस, तो उसका राइट है कि वो जो भी एक्सपेंसेस है उसको क्लेम करे। मतलब अगर वो गुड्स वापस नहीं लेगा तो जो भी गुड्स है उसको ध्यान रखने के लिए, तो उसको मान लो कोई एक्सपेंसेस अगर करने पड़ जाते हैं तो वो एक्सपेंसेस जो है वो क्लेम कर सकता है। फिर है राइट ऑफ पर्टिकुलर लायन, राइट ऑफ जनरल लायन, तो ये जो है हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं जनरल लायन के बारे में और पर्टिकुलर लायन के बारे में अभी आगे। इनका डिफरेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैं तभी बता दूंगी तुम्हें। फिर राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है एंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को बेली। Terminate the contract is to end the contract, but the thing is that हाँ जी, but the thing is that
कि जो ये है एजेंट, उसके पास लीगल राइट होता है, ही हैज़ द लीगल राइट टू एंड द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन स्टॉप वर्किंग फॉर द प्रिंसिपल। ओके, दिस इज़ द राइट ऑफ एजेंट बोल रही हूँ भाई मैं, बेली। ठीक है, दिस इज़ द राइट ऑफ, दीज आर द राइट्स ऑफ बेली। ठीक है, ऑल राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एक बार तुम लोग इसका देख लो अच्छे से ताकि वी कैन मूव आगे। एक बार नज़र मार लो इस पर। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव, ओके, और इसमें ना एक और चीज़ भी होती है, मैंने बताया ना बेली कैन राइट एंड द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी चीज़ होती है कि वो ना एंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को जब पेलर जो है ही एक्ट्स अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट, पेलर ही एक्ट कर रहा है अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, या तो फिर कुछ ऐसा होता है दैट मेक्स द पेमेंट इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू। देयर आर टू थिंग्स, ईदर बेलर एक्ट्स अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट, या तो फिर ही डज समथिंग दैट मेक्स द पेमेंट इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव X hires a car from Y. X uses the car, meets with an accident, and gets injured due to faulty brakes of the car. Will X succeed in claiming compensation for injury suffered? What type of contract it is? Explain its features. हाँ, और एक और चीज़ जो भी डिफरेंसेस है ना वो मैंने लास्ट में लगाए हैं। ठीक है, उसमें वहीं पे सारे डिफरेंसेस हम लोग एक ही बारे में कर लेंगे, जो भी क्वेश्चंस में आते जाएंगे वो। ओके, अब एक्स ने क्या किया, उसने जो है गाड़ी हायर करी वाई से। अब एक्स ने गाड़ी को यूज़ करा, एक्सीडेंट हो गया उसका और वो इंजर्ड हो गया क्योंकि ब्रेक्स, जो ब्रेक है ना कार की, वही उसी में ही गड़बड़ी थी। तो क्या एक्स सक्सीड करेगा इन क्लेमिंग कंपनसेशन फॉर इंजरी सफर्ड? पहले ही हमें बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर वाई जो है वो बेलर है। ठीक है, क्योंकि उसने कार दी और एक्स ने हायर करी है, सो एक्स इज योर बेली। अब यहाँ पर जो एक्स है, ही हैज़ द राइट टू कंपेंसेट फ्रॉम वाई, उसके पास राइट है कि वो कंपेंसेट कर सके वाई से। अब हमारे पास अभी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दिस इज़ योर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके फीचर्स बताने बहुत बेसिक है। पहले तो है डिलीवरी ऑफ मूवेबल गुड्स। आप जो बेलमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स में ही हो सकते हैं, मूवेबल गुड्स में नहीं हो सकता। नेक्स्ट, गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, गुड्स को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही डिलीवर किया जाता है। गुड्स मस्ट बी रिटर्न आफ्टर पर्पस इज ओवर, एक बार जब पर्पस ओवर हो चुका है तो गुड्स को जो है उसको रिटर्न कर देना चाहिए, वो अपने पास तो लेकर नहीं रखना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ पोजेशन का ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। गुड्स में भी रिटर्न इन ओरिजिनल या चेंज फ्रॉम, गुड्स को जो है रिटर्न कर सकते हो ओरिजिनल या चेंज फ्रॉम में। चेंज फ्रॉम इन द सेंस, अगर बेलर ने बोला हो, मान लो बेलर ने बोला कि भाई तेरे को मेरी गाड़ी रिपेयर करा के आनी है, तो वो चेंज फॉर्म में रिटर्न होंगे ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेसिस वो खुद जता रहा है कि भाई वो चीज़ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड उसके कोड ऑफ कंडक्ट से लग रहा है। नेक्स्ट वी हैव डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अभी हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट में अच्छे से पढ़ेंगे वैसे एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है। बट एक्चुअल इज, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू, मैं तुम्हें गुड्स प्रोवाइड दे रही हूँ, ये ले, ये गुड्स ले ले और ये यहाँ पे डिलीवर कर दे। एक्चुअल। कंस्ट्रक्टिव इज, मैं तेरे को जो है मैं आपको जो है गोदाम की चाबी दे रही हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, मैं चाबी दे रही हूँ गोदाम की, तो वो कंस्ट्रक्टिव है, मैं उसमें एक्चुअल चीज़ नहीं दे रही ना। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस बाय बेली इज नेसेसरी, जो भी एक्सेप्टेंस है बेली के द्वारा वो नेसेसरी है। नेक्स्ट, पर्पज लॉफुल होना चाहिए। ऑल राइट, पर्पज शुड बी लॉफुल। गुड्स मस्ट बी रिटर्न एज पर इंस्ट्रक्शंस, मतलब इंस्ट्रक्शंस के ही हिसाब से जो भी गुड्स हैं वो रिटर्न होने चाहिए। ऑल राइट, गुड्स मस्ट बी रिटर्न एज पर इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, S guaranteed the payment of rent by P to C on 1st January, who let out his cottage to P for 2 years. S gave notice of revocation of guarantee. पहले ये समझो, अब S है, उसने क्या किया, उसने जो है गारंटी करी कि भाई मैंने पेमेंट ऑफ रेंट। अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा श्योरिटी का, डेटर का और प्रिंसिपल डेटर का। प्रिंसिपल डेटर का, श्योरिटी डेटर और क्रेडिटर का। अब ध्यान से समझो, पहले इसको मैं बताती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है। अब एज्यूम करो कि ए जो है वो डेटर है, बी है क्रेडिटर। अब ए ने जो है उधार लिया बी से कि भाई तो यार मेरे को ना 5,000 का देते उधार। ठीक है,
मैं तेरे को दे दूंगा वापस। फिर एक आ जाता है सी। सी आता है और बोलता है भाई काहे की टेंशन तुम्हें, मैं हूं ना, मैं दूंगा भाई तुम्हारा पैसा अगर ये नहीं देगा तो क्या है, बीच में आया भाई सी। ठीक है, अब सी क्या है, सी है श्योरिटी। अब वो क्रेडिटर को भाई बोल रहा है कि वो नहीं देगा तो क्या दिक्कत है, मैं हूं ना। ठीक है, मैं हूं ना, किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना, मैं दूंगा तुम्हें पैसे, काहे की टेंशन। ठीक है, अब ये क्या है, अब सी इज योर श्योरिटी। बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। आ जाओ। अब एस ने क्या किया, अब एस ने गारंटी किया पेमेंट ऑफ रेंट बाय पी टू सी। 1 जनवरी को उसने बोला कि जो है पेमेंट ऑफ रेंट का बाय पी टू सी। पी टू सी मतलब कि क्या है, पी जो है यहाँ पे हमारा क्या है, एस ने गारंटी किया पेमेंट ऑफ रेंट बाय पी टू सी। सी आपका क्रेडिटर है, पी क्या डेटर है, बाय पी टू सी उसने बोला हु लेटेड हिज कॉटेज टू पी। जो सी है उसने क्या दिया, उसने कॉटेज दे दिया अपना पी को 2 साल के लिए दे दिया। अब एस ने जो है नोटिस ऑफ रेवोकेशन ऑफ गारंटी दिया 1 नवंबर को। रेवोकेशन का मतलब होता है रेवोकेशन, और एक और वर्ड होता है कुछ जब आएगा तो मैं तब बताऊंगी। रेवोकेशन का मतलब होता है उसने बोल दिया भाई, कैंसिल कर दिया उसने, ही कैंसल्ड इट। उसने नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दिया गारंटी को, गारंटी का 1 नवंबर को। ऑल राइट, सो जो पी है ही डिड नॉट मेक पेमेंट आफ्टर 1 अगस्त। अब पी ने क्या किया ना, पी ने 1 अगस्त के बाद पेमेंट नहीं करी। ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर बोला गया है 1 जनवरी से रेंट है वो लगना चालू हो जाएगा, 2 साल के लिए उसने कॉटेज दिया है। अब पीजी ने जो है उसने 1 अगस्त से जो है क्या नहीं किया, ही हैज़ नॉट पेड सिंस 1 ऑफ अगस्त। और जो एस है उसने बोल दिया कि भाई कैंसिल है कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 नवंबर। तो बोल रहे क्या कॉन्ट्रैक्ट है, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट है। सो दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, राइट। डिफाइन एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, इसके फीचर्स बताना टू व्हाट एक्सटेंट इज एस लाइबल। अब कितने एक्सटेंट के लिए एस लाइबल है, तो नहीं कॉन्सेप्ट होगा तुम्हारा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। ठीक है, मैं उसमें इतना डिटेल में नहीं घुस रही हूँ अभी, यहाँ वैसे है ही सही यहाँ पे कॉन्टिन्यू गारंटी के बारे में। तो कॉन्टिन्यू गारंटी में क्या होता है ना, रिवोकेशन जो है उसमें सिर्फ फ्यूचर लायबिलिटी ही स्टॉप हो जाती है। मतलब कि अब उसने नवंबर को में नोटिस दिया, इसका मतलब है वो नवंबर के बाद ही कैन नॉट पे, राइट। बट जो नवंबर से पहले की चीज़ें हैं वो उसको करनी पड़ेंगी पे। ठीक है, इट डज नॉट कैंसिल लायबिलिटी दैट इज ऑलरेडी अराइजिंग ड्यू टू अर्लियर डिफॉल्ट्स। इससे लायबिलिटी कैंसिल नहीं होती जो कि पहले की डिफॉल्ट्स की थी। अब उसको जो भी अब उसने पेमेंट कब से नहीं करी, जो आपका डेटर है ही डिड नॉट पेड फ्रॉम ऑगस्ट, so the surety has to pay the creditor from August to November. All right, तो वो चीज़ है। तो श्योरिटी है प्रिंसिपल डेटर है, ऑल्सो वे प्रिंसिपल डेटर कैन नॉट बी लाइबल फॉर एनी पेमेंट और डिफेक्ट इन डॉक्यूमेंट। अब ये जो है ना मैंने वैसे ही लिख रखा था जनरल सेंस के लिए, इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है। मेन चीज़ यही है यहाँ पर कि कॉन्टिनेंट गारंटी में रिवोकेशन जो है वो सिर्फ फ्यूचर लायबिलिटी को स्टॉप करती है, डज नॉट कैंसिल द लायबिलिटी दैट इज ऑलरेडी राइटिंग ऑलरेडी फॉल्स। तो व्हाट एक्सटेंड इज एस लाइबल, एस इज लाइबल टू पे दी प्रिंसिपल कह रही हूँ मैं, क्रेडिटर को जो है एस पे करेगा फ्रॉम योर अगस्त टिल नवंबर, राइट। टिल नवंबर तो नहीं, मतलब 1 नवंबर तक। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, अब हमने डिफेंसेस में वैसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, चलो फिर मैं बढ़ा देती हूँ। देखो फीचर्स क्या होते हैं, 3 पार्टीज होती है, कौन, श्योरिटी, क्रेडिटर, योर डेटर। अब यहाँ पे 3 पार्टीज होती है, 3 की कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेटर के बीच में, क्रेडिटर के बीच में, श्योरिटी के बीच में, योर डेटर के बीच में, श्योरिटी के बीच में, क्रेडिटर के बीच में। पर्पस क्या होता है, श्योरेंट देता है डेटर को कि वो पे करेगा। मतलब मैंने याद करा है वो वाला है ना, मैं हूँ ना, वो कहता है मैं हूँ ना भाई काहे की टेंशन, आई एम देयर, राइट। सो पर्पज इज टू गिव एश्योरेंस कि डेटर पे करेगा। नेचर ऑफ लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। नेचर ऑफ लायबिलिटी सेकेंडरी का मतलब क्या है कि अगर डेटर नहीं पे करता, इफ डेटर से अगर डेटर कुछ ऐसा करता है कि वो नहीं करता पे, तो फिर श्योरिटी के ऊपर लायबिलिटी आएगी। ठीक है, पहले तो यही है कि डेटर पे कर देगा, डेटर नहीं पे करता देन द श्योरिटी विल पे, सो द लायबिलिटी इज सेकेंडरी। नेक्स्ट इज रिवोकेबल फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। रिवोकेबल होता है कैंसिल करना, वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन में चलो कैंसिल कर सकता है, बट जो पहले की लायबिलिटी हो तो उसे पे करनी पड़ेगी। को एक्सटेंसिव लायबिलिटी होती है, को एक्सटेंसिव लायबिलिटी तरीके से बोल सकते हैं सेम सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी होती है, मतलब सेम ही अमाउंट की लायबिलिटी भी होती है। जो डेटर की लायबिलिटी है वही आपकी उसकी भी होगी श्योरिटी की। देयर शैल बी नो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। अब मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए फैक्ट्स का रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वी हैव श्योरिटी इज ए फेवरेट कमेंट। ये जो हम पीछे पढ़ के आए ना वही चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, वो समझ आ गया। इसमें भी कुछ नहीं है, सेम ही चीज़ है। देखो ट्रू श्योरिटी फेवर लेटर होता है, वैसे
कमेंट बोल रहा है, ट्रू फॉल्स नहीं था, बट पेपर में अगर पूछ ले ट्रू बताओ फॉल्स बताओ तो तुम लोगों को पता होना चाहिए श्योरिटी होता है फेवर डेटर। फेवर डेटर क्यों होता है, कारण क्या है, वाई इज फेवर डेटर, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन लॉ लिमिट करता है उसकी लाइबिलिटी को एंड द लॉ प्रोटेक्ट्स हिम अगेंस्ट अनफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, द लॉ लिमिट्स हिज लाइबिलिटी और प्रोटेक्ट करता है इसको अनफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ऑलराइट, अब हमारे पास यहाँ पे होता है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मैंने बता रखा है आंसर को बड़ा करने के लिए मैंने ऐसे पॉइंटर्स लिख रखे हैं। अगर मैं पैराग्राफ में लिखती ना तो नहीं सुने वो रहता, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रखना मतलब नहीं रहता यार पेपर तक, या पैराग्राफ नहीं याद रहते, पॉइंटर्स देख लो अच्छे से। मीनिंग ऑफ श्योरिटी यहाँ पे बता रखा है, श्योरिटी पर्सन जो कि प्रॉमिस करता है टू पे और परफॉर्म प्रिंसिपल फेल्स टू डू सो। सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी तभी रहती है जब डिफॉल्ट होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसकी। लिमिटेड लाइबिलिटी इन द सेंस मतलब कि जो जितनी लाइबिलिटी तुम्हारी उसकी होगी, डेटर की होगी, और मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जिस अमाउंट के लिए उसने बोला होगी वो लाइबल है उसी अमाउंट के लिए, उतने ही अमाउंट के लिए होगा। कोई डायरेक्ट बेनिफिट से फायदा तो नहीं मिल रहा ना श्योरिटी को, कि अगर वो डेटर के उस पर कर रहा है बिहाफ पे वो पेमेंट करेगा तो उसको कोई फायदा थोड़ी मिल रहा है। लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ताकि कोई अनफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होए। फिर डिस्चार्ज बाय रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अब भाई अब क्रेडिटर ही इतना अच्छा निकला कि उसने बोले भाई छोड़ ना दे मेरे पैसे ना दे, तो फिर वो उसकी श्योरिटी की भी तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी वहाँ पर। इफ द क्रेडिटर रिलीजेस द प्रिंसिपल लेटर फ्रॉम ऑल पार्ट द श्योरिटी इज आल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम द सेम एक्सटेंट, ये श्योरिटी लाइबिलिटी सेकेंडरी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल लेटर वाई चीज है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है अनीश। अब अनीश को मिली ज्वेलरी, ओ माई गॉड, कहाँ पे पड़ी हुई थी, कॉरिडोर ऑफिस, उसके कॉरिडोर में उसने देखी ज्वेलरी। अब इंसान इतना अच्छा निकला कि उसने, अब देखता हम क्या करता है अनीश। वट इज़ अनीश पोजिशन, एक्सप्लेन हिज राइट्स एंड ड्यूटीज़, उसकी राइट्स और ड्यूटीज़ हम लोगों को बतानी है। देखो अब ये ना तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है ड्यूटी ऑफ, मतलब फाइंडर ऑफ गुड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अनीश की पोजीशन क्या है, मतलब अनीश है कौन, तो अनीश एक फाइंडर है लॉस्ट गुड्स का। किसकी नज़र में, लॉ की नज़रों से, लॉ की नज़रों से अनीश इज़ अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अब जो लॉस्ट गुड्स का फाइंडर है उसको बेले की तरह ही माना जाता है। जो हम लोग अभी कहानियाँ पढ़ के आए, मैंने गोदाम की चाबी दे दी, मैंने जो है ड्राई क्लीन के लिए कपड़े दे दिए, तो वो क्या है, बेलमेंट ही तो है तुम्हारा। तो अनीश फाइंडर है लॉस्ट गुड्स का। अब लॉ की नज़र में फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स को लिया जाता है कि भाई वो बेली है। बेली कौन था, बेली था जो काम कर रहा था, रिमेंबर आई हैव गिवन, आई एम द बेलर। मैं तो बताता ना बिजनेस वाले एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस है, मैंने बोला सामान ले गया गोदाम से दूसरे इंसान को, तो फिर वो बेली है, मैं कौन हूँ, मैं हूँ बेलर, मैं हूँ बेलर। ठीक है, और वो सामने वाला कौन है, बेली है। अब तुम्हें एक मैं ट्रिक बता दूँ याद करने की, भाई बहुत मेरी ट्रिक्स बहुत लेम होती हैं, बस ये है कि तुम्हें याद रह जाएंगी। ओ क्या कर दिया मैंने, बस ये तुम्हें याद रह जाएंगी लंबे समय तक के लिए। लंबे समय तक भाई मैं क्यों आया लंबे समय बोल रही थी, तो मैंने सेमेस्टर की बात तुम नहीं पढ़ने वाले फिर से बिजनेस लॉस। देखो एक होता है बेलर, अब मैं पूरा नहीं लिख रही भाई, राइटिंग बहुत गंदी आई। एक होता है बेलर, उसके एंड में क्या होता है, आर होता है, और एक होता है बेली, ई होता है, राइट। अब मैं फिर से बता रही हूँ भाई बहुत लेम ट्रिक है, बस है कि याद रहेगा तुम्हें। देखो अब आर स्टैंड्स फॉर राजा, ठीक है, आर कौन होता है, आर होता है राजा, और ई क्या होगा, उसके ऑपोजिट हो जाएगा। आर कौन है, आर मंजे राजा, और ई उसके ऑपोजिट। अब राजा है, मतलब राजा ने क्या करा, उसने अपनी गोदाम की चाबी दूसरे इंसान को दे दी, तो राजा कौन है, बेलर है। ठीक है, तो आर मंजे राजा भी सिर्फ ट्रिक है याद करने की, पेपर में मत लेके आ जाना आर मंजे राजा, आर मतलब किंग ना, तो याद करने के लिए कि तुम्हें याद रहेगी। भाई बहुत कंफ्यूजन होता है, बेलर कौन होता है, बेली कौन होता है, सच्ची। तो बेलर, अब बेलर है राजा, उसने जो है वही वही गुड देगा, उस वही देगा भाई सामने वाले को। अगर उसे गाड़ी रिपेयर करानी होगी तो बेलर देगा, भाई ये ले तू गाड़ी लेके जा, मेरी रिपेयर करा के आ। ठीक है, अब बेली लेके जाएगा, तो बेलर इज राजा। हम्म हो गया याद। अब वैसे ही तुम्हारा बेलर है, वैसे ही यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा प्रोमिजर में लगता है, प्रोमिजी में लगता है। हम्म बस ये चीज़ होती है। ओके, अगेन सॉरी फॉर लेम जोक्स। एनीवेज, अब अनीश है, उसने ज्वेलरी फाइंड करी लाइंग ऑन द कॉरिडोर इन ऑफिस। इसकी पोजीशन क्या मैंने बताया, ही इज फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। लॉ की नज़र में फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स को क्या माना जाता है, बिली माना जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने पोजीशन को फिर से पॉइंटर्स में लिख दिया, वैसे तो तुम चाहो तो
इसे पॉइंटर्स ही सही रहते हैं, पैराग्राफ पूराग्राफ मत लेके आना पेपर के अंदर। और अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं तुम्हें किसी वीडियो में बता दूँगी कि आंसर्स कैसे लिखने होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलो एनीवेज अभी हम इस पे फोकस करते हैं। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है अनीश, नॉट द ओनर ऑफ गुड्स, ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ गुड्स। ओनरशिप ट्रू ओनर के पास ही रहेगी। पोजीशन इज लॉफुल बट टेम्प्रेरी, पोजीशन लॉफुल था बट टेम्प्रेरी है, मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो उसके परमानेंट परमानेंट थोड़ी हो गया जो भी उसको ज्वेलरी मिली है। ट्रीटेड एज बेली इक्वेलेंट टू बेली, तो उसको जो है बेली ही माना जाता है, ट्रीट किया जाता है, उसको वही राइट्स दिए जाते हैं। रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ की वजह से ही तो ये रिश्ता क्रिएट हुआ है। राइट टू पोजेशन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट ट्रू ओनर, मतलब कि अगर कोई इंसान बोले कि मेरी चीज़ है और वो ओनर नहीं है, तो वो जो है उस ज्वेलरी को पोजेस कर सकता है। मतलब ये चीज़ है कि अगर कोई और सामने से आगे बोले मेरी ज्वेलरी है बट ही इज़ नॉट द ओनर, वो ओनर है ही नहीं, सो इन दैट केस जो ही हैज़ द राइट टू पोजेशन, उसके पास राइट टू पोजेशन होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट ट्रू ओनर, बिकॉज ट्रू ओनर की तो चीज़ है। अब ड्यूटीज़ क्या होगी अनीश की, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की, कि भाई वो ध्यान रखे गुड्स का। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर, नॉट टू मेक अनऑथोराइज यूज़ और पर्सनल यूज़, भाई वो पर्सनल यूज़ ना करे, अनऑथोराइज यूज़ ना करे उन चीज़ों का, खुद ही नहीं ज्वेलरी यूज़ करने लग जाए वो। नॉट टू मिक्स द गुड्स, गुड्स को अपने गुड्स के साथ ही ना मिक्स कर दे, अपनी ज्वेलरी के साथ उसी की ज्वेलरी को ना ही मिक्स कर दे। टू कीप द गुड्स सेफली, गुड्स को एकदम संभाल के रखे, सेफली रखे। टू रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर, जो भी ट्रू ओनर है उसको रिटर्न कर दे गुड्स को। टू रिटर्न एनी इंक्रीज इन प्रॉफिट, मान लो कोई ऐसा गुड मिल जाता है जिससे मतलब कोई प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हो जाता है, तो उसको साथ में वो भी रिटर्न करना है, उसको एक अच्छे इंसान की तरह काम करना है। टू ट्रेस द ट्रू ओनर, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो ट्रू ओनर को ढूंढेगा ही नहीं तो उसे कैसे मिलेगा, तो ट्रू ओनर को ट्रेस करना। टू एक्ट इन गुड फेथ, मतलब वही अच्छी नीयत के साथ, इन द सेंस मतलब कि मतलब ईमानदारी के साथ उस सामान को वापस लौटाए। नॉट टू डिनाई दी ओनर्स राइट, भाई अब ओनर का राइट है उसको मना थोड़ी करेगा अगर ओनर आएगा लेने। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, राइट्स ऑफ अनीश। अब अनीश जी के क्या राइट्स हैं। राइट ऑफ लायन, मैंने बोला आगे पढ़ाऊंगी मैं, लायन बार बार आ जाता है, आगे पढ़ाऊंगी मैं। राइट टू लाइन, आई विल टीच यू, वैसे लाइन होता है बता देती हूँ मैं, चलो। राइट टू लाइन इज, अब क्या होता है वो ना सामान को रख सकता है, वो सामान को रख सकता है तब तक जब तक उसको उसके एक्सपेंसेस नहीं मिल जाते हैं। जब तक मान लो उसने खर्चा करा हो उस गुड्स को संभाल उसको रखने का, उसने खर्चा करा हो, अब सामने वाला बंदा पैसे नहीं दे रहा उसे, ऐसे थोड़ी होता है, अब उसने इतना ध्यान रखा, तो वो चीज़ है कि वो गुड्स को होल्ड करके रख सकता है। राइट ऑफ लाइन इज दैट, बेसिकली मैंने तुम्हें समझाया एग्जाम्पल के थ्रू, बट राइट ऑफ लाइन इज ही कैन होल्ड द गुड्स अनटिल एंड अनलेस उसको पैसा नहीं मिल जाता। तो पर्टिकुलर लाइन और एक होता है तुम्हारा जनरल लाइन, ठीक है, तो वो आगे बताऊंगी, तो चलो यहाँ पे तुमने समझ लिया। फिर राइट टू स्यू फॉर रिवॉर्ड, अब अगर जो वो है बिलर है उसने रिवॉर्ड निकाला था कि कोई अगर मेरी ज्वेलरी लेके आया ढूंढ के तो मुझे 50,000 का, 50,000 की तो ज्वेलरी होगी भी नहीं, सॉरी, उतना इनाम सोचती है मैंने, लेट से 5,000 रुपये मैं दूंगा जो जो है ज्वेलरी को लेके आएगा। तो अगर सामने वाला बंदा मना कर गया ना कि भाई मैं तो नहीं दे रहा था कोई रिवॉर्ड, तो उसे वो स्यू कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव राइट ऑफ सेल, अगर ओनर नहीं मिलता है तो, इफ ओनर नहीं मिलता तो भाई वो बेच सकता है उसको। इफ ओनर इज फाउंड बट वो लॉफुल चार्जेस ही नहीं पे करता। गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर, गुड्स पेरिशेबल नेचर में ख़राब हो सकते हैं। एक्सपेंसेस अमाउंट टू 2/3 वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी, जो एक्सपेंसेस है जो उसने खर्चा करा उन गुड्स को मेंटेन करने के लिए, वो 2/3 2/3 ही हो गया उस वैल्यू ऑफ ज्वेलरी का। राइट टू पोजेशन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, भी समझा दिया मैंने। राइट टू रिकवर नेसेसरी एक्सपेंसेस, अगर कोई भाई अनीश खर्चा करता है तो भाई वो रिकवर वो करे उससे, किससे, जो भी बिलर है उससे, ठीक है। राइट टू रिकवर नेसेसरी एक्सपेंसेस, राइट टू प्रोटेक्शन अंडर लॉ, अब लॉ भी प्रोटेक्ट करती है इसको, क्योंकि क्यों मतलब राइट टू प्रोटेक्शन अंडर लॉ का मतलब ही इज द वन हु हैज़ फाउंड द गुड्स, राइट, तो लॉ प्रोटेक्ट्स हिम। राइट टू इंडेमनिटी, इंडेमनिटी वही था कि अगर इसको कोई नुकसान हो जाता है उसकी वजह से तो वो इंडेमनीफाई करे। हम आगे पढ़ेंगे इंडेमनिटी को डिटेल के अंदर, तो अभी जो है परेशान मत होना कि क्या है क्या नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, पेपर में भर भर के डिफरेंस आ रखे हैं, तो हम पढ़ेंगे, थोड़ा सब्र करो।
नेक्स्ट वी हैव डिस्कस व्हेन अ सब एजेंट कैन अपॉइंटेड, और कब नहीं हो सकता, क्या इम्पैक्ट होगा। देखो हम अभी पढ़ के आए हैं वो कब अपॉइंट हो सकता है, जब एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल का कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट हो, इम्प्लाइड कंसेंट हो, कोई इमरजेंसी आ जाए, कस्टम ऑफ ट्रेड हो, और साथ में नेचर ऑफ बिजनेस हो, तो वही यहाँ पे चीज़ें हैं कि कब अपॉइंट हो सकता है। अब कब नहीं अपॉइंट हो सकता है, उसी की उल्टी चीज़ें, उसी का ऑपोजिट, जब प्रिंसिपल ने प्रोहिबिट कर दिया कि भाई नहीं ना, बिल्कुल नहीं, नो कस्टम ऑफ ट्रेड अलाउइंग सच अपॉइंटमेंट, नेचर एफिशिएंसी, वो है ही नहीं कि भाई सब एजेंट को अपॉइंट करना है। जॉब में कोई डिस्क्रिप्शन है, जजमेंट है, मैंने तो बताया ना मिनिस्ट्रियल एक्ट्स वो होता है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती। अब जॉब ही ऐसी है जिसमें कोई जजमेंट की ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन डेलीगेशन चेंजेस द नेचर ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर मैंने काम दे दिया ना भाई, तो भाई नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही एकदम चेंज हो जाएगा। व्हेन एजेंट हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म द वर्क पर्सनली, अब एजेंट ने पर्सनली जो है वो काम लिया है, ठीक है, तो फिर वो नहीं कर सकता ना ऐसे डेलीगेट। व्हेन अपॉइंटमेंट इज मेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल, तो अब यहाँ पे जो है ना वो चीज़ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है ना, व्हाट इम्पैक्ट विल हैव इट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टुवर्ड थर्ड पार्टीज, कि क्या इम्पैक्ट होगा इसका लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज प्रिंसिपल की टुवर्ड थर्ड पार्टीज। एट द एंड प्रिंसिपल ही तो मेन है ना, वही तो एजेंट के एक्ट्स के लिए लाइबल है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, अगर वो इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया जाता है, एक अपॉइंट किया जाता है प्रॉपरली। इम्प्रॉपरली में तुम पहले हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था, बट हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे इम्प्रॉपरली प्रॉपरली अपॉइंट क्या होता ही। चलो जी, पहला है इम्पैक्ट ऑफ लाइबिलिटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल थर्ड पार्टी। जब यहाँ मैंने ईजी वर्ड्स में लिख रखा है कि तुम्हें समझ में आ जाए, कि कैन अ थर्ड पार्टी होल्ड प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट्स ऑफ सब एजेंट नॉट, कि क्या एक थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती है जो भी एक्ट्स होते हैं सब एजेंट के लिए। पहला तो है जब एजेंट को प्रॉपरली, सब एजेंट को, सॉरी मैंने एजेंट बोला था क्या, सब एजेंट है, जब सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया जाता है, मतलब कि जो सब एजेंट है वो सहमति होती है किसकी, प्रिंसिपल की। तो अब बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, अब सहमति होगी प्रिंसिपल की, भाई तो जो भी एक्ट करेगा सब एजेंट उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब एजेंट घुसे प्रिंसिपल लाइबल होगा। वही चीज़ें हैं, उसको बस शब्दों को घुमा फिरा के लग रखा है। सब एजेंट रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, किसके थ्रू, एजेंट के थ्रू। एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल आर ट्रीटेड एज एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी आई हाय, its acts of sub-agent are treated as acts of principal. Principal is bound by contracts made by sub-agent. Third parties principal को sue कर सकते हैं क्योंकि जो सब एजेंट है he is appointed by the approval of principal. Next, principal remains responsible even though act is done by sub agent. वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। फिर है जब सब एजेंट को इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया जाता है, सारी की सारी उल्टी चीज़ें यहाँ पर हैं, द ऑपोजिट थिंग्स। सब एजेंट डज नॉट रिप्रेजेंट प्रिंसिपल, एक्ट्स ऑफ सब एजेंट आर नॉट बाइंडिंग ऑन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, एजेंट अलोन लाइबल होता है सब एजेंट के उसके एक्ट्स के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल की तो कोई सहमति ही नहीं थी। सिंपल, ओके। नेक्स्ट, थर्ड पार्टीज नहीं स्यू कर सकती प्रिंसिपल को। अब ये एक क्वेश्चन है, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल लेटर कमिट। ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं बार बार कि भाई जो श्योरिटी की लाइबिलिटी होती है वो को एक्सटेंसिव होती है, एक तरीके से इक्वल होती है लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल लेटर की, होती है क्यों नहीं होती, होती है, वही चीज़ है। तो को एक्सटेंसिव लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज इक्वल इन एक्सटेंट टू द लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मतलब एक तरीके से कोई अपोजिट कोई ऐसे कुछ चीज़ हो, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, कोई ऑपोजिट चीज़ हो, कॉन्ट्ररी में कोई ऐसा एक्सेप्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में बनाते टाइम कोई उन्होंने ऐसे कोई कंडीशन रखी हो या सहमत हुई हो, तो उसको छोड़ के बेसिकली लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज इक्वल इन एक्सटेंट टू द लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल अनलेस कोई ऐसे कोई कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे स्पेसिफाइड हो। इक्वल लाइबिलिटी है श्योरिटी और प्रिंसिपल लेटर की। श्योरिटी लाइबल होता है सेम अमाउंट के लिए जिसके लिए प्रिंसिपल लेटर लाइबल होता है। क्रेडिटर जो है वो प्रोसीड कर सकता है अगेंस्ट श्योरिटी डायरेक्टली, ठीक है, वो वेट नहीं करेगा कि पहले मैं स्यू करके आऊँ प्रिंसिपल लेटर को फिर मैं श्योरिटी से मांगूंगा पैसे, नहीं, वो सीधा आ सकता है श्योरिटी के पास। लाइबिलिटी अराइजेस इमीडिएटली ऑन डिफॉल्ट, प्रिंसिपल जो है डेटर ने नहीं पे करा, डिफॉल्ट कर दिया, तो उसी टाइम लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। क्रेडिटर जो है वही मैंने बताया जरूरी, वो पहले प्रिंसिपल लेटर के प्रोसीड नहीं करेगा, सीधा जा सकता है सिक्योरिटी के पास, श्योरिटी। नेक्स्ट, श्योरिटी लाइबिलिटी कैन नॉट एक्सीड प्रिंसिपल लाइबिलिटी, पर जितने अमाउंट के लिए प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपये के लिए लाइबल है, श्योरिटी 15,000 के लिए थोड़ी लाइबल होगा। लाइबिलिटी कैन बी लिमिटेड बाय स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, वही चीज़ है कि अगर कोई चीज़ें स्पेसिफाई की गई हो, वैसे है ना पॉइंट छोड़ दो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये मेंशन करना, ये श्योरिटी एक फेवर टेंडर होता है। नेक्स्ट वी हैव रैटिफिकेशन दैट अमाउंट्स टू प्रायोरिटी। भाई मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है,
देखो चलो एनीवेज, रेटिफिकेशन क्या होता है? रेटिफिकेशन, अब ना भाई मैं सच्ची बता रही हूँ, एक होता है तुम्हारा रेटिफिकेशन वर्ड और एक होता है एक और वर्ड जिसमें होती है कन्फ्यूजन। उसमें पता नहीं चलता कि एक्सेप्टेंस क्या है और तुम्हारा वो रिफ्यूज़ल क्या है। तो वो होती है दिक्कत वाली बात। क्योंकि दोनों स्टार्ट हो रहे होते हैं आर से। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगी याद करने का, पर ये तरीका इतना लेम नहीं है वो जैसे राजा वाला तरीका था। देखो, एक तुम्हारा ना वर्ड होता है रेवोकेशन और एक होता है रैटिफिकेशन। इसमें भाई बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा, सच्ची। ओके, एक हो गया तुम्हारा वर्ड। वैसे मैं इतनी तुम्हें एंटरटेन करके पढ़ाती, तुम्हें मज़ा आता होगा राइट, कि वाओ हाउ वेल शी एंटरटेन्स एंड टीचर्स, ओ माय गॉड। अपनी तारीफ करती हूँ मैं। एनीवेज राइटिंग मेरी ठीक ठाक आई है। ओके, देखो जी, एक होता है रेवोकेशन और एक होता है रैटिफिकेशन। अब तुम कैसे याद रखोगे कि रैटिफिकेशन क्या होता है, रेवोकेशन क्या होता है? क्योंकि अगर तुम्हें मतलब ही क्लियर नहीं है ना, तुम कंफ्यूज हो, तो पूरे आंसर में तुम गलत लिख के आओगे। देखो, रैटिफिकेशन और एक होता है रिवोकेशन। देखो, रैटिफिकेशन का मतलब होता है सहमति, अप्रूवल, अप्रूवल करना। और रेवोकेशन का मतलब होता है, ये ना रेवोकेशन, इसका मतलब होता है कैंसिल करना। देखो, अब रैटिफिकेशन जो है, यहाँ पे टी है, टी, टी म्हणजे टी फॉर ट्रू, टी फॉर ट्रू। मतलब कि ट्रू तो मतलब हम, क्या होता है ट्रू मतलब सही होता है ना, सही होता है ट्रू मतलब एक तरीके से पॉजिटिव वाइब आ रही है, पॉजिटिव। ठीक है, अब मतलब रैटिफिकेशन मतलब इन द सेंस पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये प्लस है, प्लस 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 प्लस, ये क्रॉस बन गया, छोड़ो, मैं ऐसे ही बता दूंगी, मेरी बस की नहीं है लिखना। देखो, तो रैटिफिकेशन में क्या गया, टी आ गया, टी मतलब कि ट्रू, टी मतलब कि ट्रू, ठीक है, मतलब ट्रू, हाँ तो ट्रू मतलब सही है, सही इन द सेंस अप्रूव हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। हाँ जी, तो मैं बोल रही रैटिफिकेशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है। तो तुम्हें समझ याद रहेगा अब लंबे समय तक। और रिवोकेशन इज टू कैंसिल। ओके, तो रैटिफिकेशन टाटा अमाउंट्स टू प्रायोरिटी। अब टाटा अमाउंट क्या होता है भाई, ये भी एक पता नहीं अजीब सा नया सा वर्ड आ गया। रैटिफिकेशन टाटा अमाउंट्स टू प्रायर अथॉरिटी। टाटा अमाउंट का मतलब होता है इक्वल टू और सेम एज द प्रायर अथॉरिटी, मतलब इक्वल, मतलब टाटा अमाउंट इज इक्वल। तो रैटिफिकेशन मतलब अगर मैं एक्सेप्टेंस करती हूँ, सॉरी रिजेक्ट करती हूँ मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, तो टाटा अमाउंट्स टू प्रायर अथॉरिटी, मतलब वो प्रायर अथॉरिटी के ही बराबर होता है। ये वही चीज़ है जो हमने अभी कॉन्टिनेंट लाइबिलिटी में एग्जाम्पल पढ़ा था ना, कि 2 नवंबर दिसंबर वाला उसने वो उस टाइम जो है कैंसिल कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट, वही चीज़ है यहाँ पर। बस लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है कि भाई दिमाग चकरा जाता है। ठीक है, अब मेरे को, हमें नहीं पता रैटिफिकेशन डाटा अमाउंट का मतलब, तो नहीं हो पाएगा ना क्वेश्चन। तो रैटिफिकेशन इज एक्सेप्टेंस, सॉरी एक्सेप्टेंस। भाई मैं क्या बता रही हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं खुद ही कंफ्यूज होगी, सॉरी सॉरी सॉरी। रैटिफिकेशन तो होता है तुम्हारा एक्सेप्ट करना। टाटा अमाउंट इज योर वो इक्वल टू प्रायर अथॉरिटी। सो रैटिफिकेशन टाटा अमाउंट्स टू प्रायर अथॉरिटी, मतलब कि जब प्रिंसिपल रेटिफाई करता है एक एक्ट को, तो लॉ ट्रीट करता है एज इफ अथॉरिटी वॉज गिवन फ्रॉम द बिगिनिंग, कि जो अथॉरिटी है वो बिगिनिंग से दी हुई है। देखो, रेटिफिकेशन इज एक्सेप्टेंस, टाटा अमाउंट का मतलब क्या होता है, टाटा अमाउंट का मतलब होता है इक्वल टू और सेम टू प्रायर अथॉरिटी। अब रेटिफिकेशन जब भी एक्सेप्टेंस किया जाता है, इट मीन्स दैट व्हेन principal ratifies an act, the law treats the act as if authority was given from the beginning. जब प्रिंसिपल रैटिफाई यानी कि जब प्रिंसिपल एक्सेप्ट करता है एक्ट को, तो लॉ ट्रीट करता है उसको एज इफ जो अथॉरिटी है इट वॉज गिवन फ्रॉम द बिगिनिंग, अथॉरिटी जो है वो बिगिनिंग से दी गई है। इवन दो द एजेंट हैज एक्टेड, अब जो एजेंट है उसने एक्ट किया बिना अथॉरिटी के एट फर्स्ट, बट रैटिफिकेशन इज एज्यूम्ड। ठीक है, तो मैं नहीं समझ आया होगा, समझाती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। अब प्रिंसिपल है, अब उसने एक एजेंट रखा। अब एजेंट ने ना ऐसा काम कर दिया जिसकी उसे अथॉरिटी दी ही नहीं थी, उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी उसे अथॉरिटी नहीं दी गई थी। ठीक है,
पर उसने वो काम कर दिया। अब फिर बाद में प्रिंसिपल ने देखा और उसने रिजेक्ट नहीं करा, उसने अप्रूव कर दिया, ठीक है, ओके, राइट, परफेक्ट। तो जो रैटिफिकेशन है, एक्सेप्टेंस है, वो इक्वल होता है जो तुम्हारी प्रायर अथॉरिटी दी गई थी। अब समझ आया होगा मेरे हिसाब से। तो रैटिफिकेशन दैट अमाउंट्स टू प्रायर अथॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्ट बिना अथॉरिटी के किया गया है, प्रिंसिपल लेटर ने एक्सेप्ट कर लिया एक्ट को, इफेक्टिव रैटिफिकेशन हुआ, एक्सेप्टेंस मिल गया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है रिलेट्स टू द पास्ट। हम लोग लॉ यही मानता है कि उसको अथॉरिटी पहले से ही दी गई थी, ही वॉज पहले से ही उसको अथॉरिटी दी गई थी इस चीज़ के लिए, ट्रीटेड एज प्रायर अथॉरिटी। रेट्रोस्पेक्टिव इट मीन्स लाइक लुकिंग एट द बैक, राइट, पहले देखना। सेम लीगल इफेक्ट इज ओरिजिनल अथॉरिटी, अगर उस ओरिजिनल अथॉरिटी की तरह सेम लीगल इफेक्ट होता है, प्रिंसिपल जो है वो बन जाता है लायबल, प्रिंसिपल इज लायबल, राइट। एंड थर्ड पार्टीज आर बाउंड, और जो भी तुम्हारी थर्ड पार्टीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो बाउंड हो जाती हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज आर बाउंड, ओके, थर्ड पार्टीज बाउंड हो जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्टीज आर बाउंड। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कंडीशंस फॉर रैटिफिकेशन। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है रैटिफिकेशन की, कि अगर वैलिड रैटिफिकेशन होना चाहिए तो एजेंट मस्ट एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट एज एन एजेंट, मतलब जो एजेंट है उसको एजेंट की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अ मैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन नेम, और बाद में तीसरी पार्टी का भाई एजेंट खुद घुस गया, फिर बाद में बोल दिया भाई मैं थोड़ी था, कोई और था। प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ लॉफुल एक्ट्स को एक्सेप्ट किया जा सकता है, अनलॉफुल एक्ट्स के नॉट बी रैटिफाइड। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है रैटिफिकेशन के टाइम उसको फुल नॉलेज होनी चाहिए मटेरियल फैक्ट्स की, जब वो एक्सेप्ट कर रहा है उसे सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ हुई है, ताकि वो एक्सेप्ट कर पाए। तो रैटिफिकेशन जो है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए, ऐसा नहीं प्रिंसिपल बोल रहा है कि भाई पार्शियल रैटिफिकेशन है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए। रैटिफिकेशन जो है एक रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए। रैटिफिकेशन से किसी भी थर्ड पार्टी को, पर्सन को नुकसान नहीं होना चाहिए। रैटिफिकेशन को कम्युनिकेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल अपने घर पे बैठ के एक्सेप्ट कर ले, उसने बताया नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, उसको बताना पड़ेगा। रैटिफिकेशन कैन ओनली बी दी एक्ट्स बाय व्हिच प्रिंसिपल हैड पावर टू डू। तो रैटिफिकेशन उन्हीं चीज़ों का हो सकता है जिसके पास प्रिंसिपल के पास पावर थी, वो उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा ना जिसके पास उसकी पावर थी, राइट। सो कंडीशन फॉर रैटिफिकेशन यही है, सिंपल सी चीज़, कि जो प्रिंसिपल है उसको सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल खुद बताए आगे, वो कम्युनिकेट करे, ऐसा नहीं अपने घर पे बैठ के उसने सोच लिया, ठीक है। रैटिफिकेशन जो है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए और उससे किसी थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए, रीजनेबल टाइम पे होनी चाहिए, यानी टाइम निकल गया तब प्रिंसिपल सो के याद आया उसको भाई मेरे को तो एक्सेप्टेंस देनी थी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। और फिर है डिफ़िकल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा था ऐसा दिमाग घुमाओ, बट एक बार तुम्हें इसको पढ़ लिया, तुम्हें समझ आ गया रैटिफिकेशन का मतलब होता है क्या, होता है एक्सेप्टेंस, टाटामाउंट का मतलब होता है इक्वल टू, तो रैटिफिकेशन इक्वल होता है टू प्रायर अथॉरिटी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से वाला केस आ गया कि जब एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं होती है इतनी ज़्यादा, वो अथोराइज नहीं होता टू डू दैट एक्ट, बट स्टिल ही डज इट एंड प्रिंसिपल अप्रूव्स इट। तो वही यहाँ पर चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे को लग रहा है वीडियो बड़ी बनेगी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है। मैं डिटेल में बहुत अच्छे से, इन द सेंस बहुत आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये सब्जेक्ट है ऐसा जिसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़रूरी है, अगर मैं फटाफट से पढ़ाऊँगी तो दिमाग में नहीं घुसने वाला कुछ भी, सब लगेगा ऐसे सर के ऊपर से जा रहा है। Okay, anyways, next question. Difficulty performance does not discharge a contract, but impossibility does. क्या meant by giving examples? Slash impossibility of performance is not an excuse for non-performance of contract. अब ये अलग क्वेश्चन है, but आंसर एक ही है, only the language is different. यहाँ बोल रहे कि अगर difficulty performance है, मतलब कि अगर ओ सॉरी, मैंने माइक म्यूट कर दिया था और मैं वीडियो को पॉज करना भूल गई। देखो, डिफिकल्टी परफॉर्मेंस डज नॉट डिस्चार्ज अ कॉन्ट्रैक्ट बट इम्पॉसिबिलिटी डज।
अब जो डिफिकल्टी है परफॉर्मेंस की वो डिस्चार्ज नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट को, बट इम्पॉसिबिलिटी करती है। अब देखो तुम्हारे पास में दो इम्पॉसिबिलिटीज होती है, एक होती है इनिशियल और एक होती है सुपरवीनिंग, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये भाई तुम लोग ना अपने दिमाग में बिठा लो, एक होती है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, उसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये दिमाग में बिठा लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भाई ये मारकर मेरा माउस पॉइंटर है ये रहा, ओह माय गॉड, सॉरी। हाँ जी ये रहा। देखो एक होता है तुम्हारा डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैं अब बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन वो होता है तुम्हारा सुपरवीनिंग रिस्पॉन्सिबिल इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग को सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। पेपर में ये वर्ड्स आ जाते हैं फिर हमें याद नहीं रहता कि क्या चीज़ें थी। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज योर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ही, इट इज़ योर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ही, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही मतलब है इनका, कोई अलग मतलब नहीं है इनका, दिमाग में चीज़ें बिठा लो। अगर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बोला जाए, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोला जाए, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोला जाए, एक ही मतलब है। देखो एक होती तुम्हारी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी थी और एक होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। देखो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी वो इम्पॉसिबिलिटी होती है कि भाई स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि वो इम्पॉसिबल है टू परफॉर्म। जैसे मैंने बोला कि भाई मैं गुड्स डिलीवर करूँगी, ठीक है, पर मैंने देखा भाई ये तो गुड्स ही जले हुए हैं, दे आर नॉट डिलीवरेबल, तो देर इज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, स्टार्टिंग से ही जो है वो इम्पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट्स को डिलीवर करना, गुड्स ही जले हुए हैं। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो इट वॉज पॉसिबल टू परफॉर्म इट, बट ड्यू टू सर्टेन सिचुएशंस ऐसी कंडीशंस आई कि द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल। जैसे एक हमारा आगे क्वेश्चन है फुटबॉलर वाला, फुटबॉलर जो है, फुटबॉलर वाला एक तो है, लास्ट का क्वेश्चन मैं अभी करा देती हूँ तुम्हें, मैंने डाल रखा है क्वेश्चन, ये रहा, हाँ सॉरी। तो एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर है, ही अग्रीज टू प्ले अ चैरिटी मैच बट इज सेवरली इंजर्ड ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग सेशन बिफोर द गेम। अब वो इंजर्ड हो जाता है, अब ऑर्गेनाइजर्स प्लेयर को स्यू कर देते हैं फॉर डैमेजेस क्लेमिंग द एब्सेंस कॉज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस। तो क्या क्लेम सक्सीड हो सकता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कैन द डैमेजेस बी रिकवर्ड, गिव रीजंस। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो भी इसको मतलब चीज़ें हैं, सो द क्लेम, कैन द क्लेम सक्सीड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सो आंसर इज नो, हम इसको जो है इससे क्लेम नहीं ले सकते। रीजन बीइंग इट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कि स्टार्टिंग में तो इनिशियल था, इनिशियली ही वॉज एबल टू परफॉर्म, वो तो कुछ सिचुएशंस ऐसी आई कि वो इंजर्ड हो गया, अब वो जानबूझ के तो नहीं हुआ ना इंजर्ड, द सिचुएशंस द कंडीशंस वर लाइक दैट ही बिकेम इंजर्ड, दिस इज योर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब इम्पॉसिबिलिटी कब हुई, इम्पॉसिबिलिटी हुई आफ्टर सम टाइम, तो दिस इज योर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, दिस इज योर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या क्लेम सक्सीड कर सकता है, नो। कैन द डैमेजेस बी रिकवर्ड, नो। डैमेजेस जो है फिर रिकवर, रुक जाओ मैं तुम लोगों को ना प्रॉपर रीड करके बताती हूँ व्हाट इज द आंसर रिटन इन द बुक, एक मिनट एक मिनट, okay. The doctrine of frustration applies when an unforeseen event occurs after a contract is made, which makes it impossible to perform the contract or changes the main purpose of the contract. In case the football player was severely injured before the charity match, this injury was unforeseen and not caused by the player's fault. As a result, he is physically unable to play the match. According to the doctrine of frustration, when performance becomes impossible due to circumstances beyond the party's control, the contract is automatically discharged. So the player's obligation is cancelled. वही मैंने तुम लोगों को बताया. Therefore, the organizers cannot succeed in their claim for damages because contract frustrate हो चुका था. Also, damages cannot be recovered as the player did not breach the contract. उसी के लिए impossible हो गया. Hence, the claim will not succeed in a doctrine of frustration और कोई भी damages recover नहीं होंगे. तो ऐसा लिख रखा है आंसर, बट तुम आंसर कैसे लिख के आओगे पेपर में, प्लीज़ पॉइंट्स के अंदर लिख के आना, पैराग्राफ्स मत लिख के आना, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, तो तुम्हें समझ आ गया। अब अभी एक ही एग्जाम्पल था, अब फॉर एग्जाम्पल आउटब्रेक हो गया वॉर का, तो वो भी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे क्या कंडीशंस हैं, चीज़ें हैं।
इतना सारा रहता है, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। चलो, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस डज नॉट डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट बट इम्पॉसिबिलिटी डस। ठीक है, डिफिकल्ट, अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट डिफिकल्ट हो गया करना, जैसे कि मान लो कोई गुड्स डिलीवर वगैरह करने होंगे, मान लो प्राइजेस बढ़ गए किसी चीज़ के, डिफ़िकल्ट हो गया परफॉर्म करना, तो फिर इससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक तरीके से ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाना, डिस्चार्ज हो जाना। ठीक है, बट बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब पार्टीज परफॉर्म नहीं करती है उसको, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। बट इम्पॉसिबिलिटी डस, इम्पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल ही हो गया भाई परफॉर्म करना, तो ख़त्म हो गई। तो बोले एग्जाम्पल्स दो देके बताओ, तो यहाँ पे हम सुपरवीनिंग सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वाला केस लिख देंगे, मैंने आगे लिख रखा है। और इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी तुम्हारी ये चीज़ें आएंगी, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सुपरवीनिंग या तुम्हारा सब्सिक्वेंट, एक ही बात है, एक ही बात है, मैं 4 बार बोल चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन वर्ड्स में फंसते कॉन्सेप्ट सबको आते हैं, लैंग्वेजेस ही पेपर की ऐसे ना, बिजनेस लॉ के पेपर की लैंग्वेज ऐसी आती है, मतलब मुश्किल होती है थोड़ी। आ जाओ, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं, मतलब PYQs करने, ताकि तुम्हें पता चले कि किस हिसाब से लैंग्वेज आएगी। वरना अगर तुम सिंपल बुक की रीडिंग करोगे ना, मतलब क्वेश्चंस की लैंग्वेज नहीं पता चलेगी। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तुम्हें कितना भी आता हो, हाउ विल यू राइट द आंसर। ओके, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी मैं तुम्हें बताया था अभी वही वाला एग्जाम्पल, कि भाई गुड्स ही डिस्ट्रॉयड थे ऑलरेडी, वो ही जले पड़े थे। हाँ भाई, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी ये बताना है तुम्हें। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अब जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही खराब हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक हुआ एग्रीमेंट हुआ घर को बेचने का, अब घर ही जल गया, घर ही जल गया, तो भाई क्या ही एग्रीमेंट होगा। अब वो घर पहले नहीं जला हुआ था, घर बाद में जला, वो जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में बताया था ना, तो वहाँ पे गुड्स पहले से जले हुए थे, अब सुपर विनिंग की पॉसिबिलिटी में अग्रीमेंट हो गया। बट थिंग इज कि भाई बाद में जला घर, तो वो है। उसके बाद है इनकेपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली इनकेपेसिटी प्रिंसिपल और पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, ये है क्या, कुछ और है यहाँ पर, लेट मी सी। सॉरी गाइस, हाँ जी, मैं बोल रही थी कि possibility, initial, supervening, subsequent, destruction of subject matter, death or incapacity in personal skilled contracts। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है तुम्हारा डेथ और इनकेपेसिटी इन पर्सनल स्किल कॉन्ट्रैक्ट्स, और पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बेसिकली यही है। और यहाँ पे प्रिंसिपल भी नहीं आने वाला, यहाँ पे कुछ और ही है, ये थोड़ा सा टाइपो हो गया। द थिंग इज इट इज़ डेथ और इनकेपेसिटी इन पर्सनल स्किल कॉन्ट्रैक्ट्स, बेसिकली यही है कि भाई अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो पर्सनल स्किल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो मैंने बेसिकली पर्सनल स्किल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे उसे अपने स्किल्स जो है वो करने हो, जैसे एक सिंगर है, अब सिंगर जो है उसको परफॉर्मेंस देनी है, अब सिंगर की डेथ हो जाती है, तो वही चीज़ है। सो डेथ और इनकेपेसिटी हो जाना पर्सनल स्किल कॉन्ट्रैक्ट में, वहाँ पे उसकी स्किल्स की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे इनकेपेसिटी प्रिंसिपल पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में यही ये वाली लैंग्वेज आएगी, डेथ और इनकेपेसिटी इन पर्सनल स्किल कॉन्ट्रैक्ट। चेंज इन लॉ, लॉ ही चेंज हो गया, लॉ ही चेंज हो गया। फिर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर करा, वॉर हो गया मान लो कोई, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस, मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है परफॉर्मेंस के लिए। ओके, next we have discussed the rules related to claiming of damages for breach of contract, giving suitable examples। यहाँ पे मैं रूल्स बताने हैं claiming of damages के लिए, अगर breach हो जाता है contract का, और suitable examples देने हैं। तुम्हारे पास 4 तरह के damages होते हैं, होता है ordinary, general damages। for example, जो ordinary damages होते हैं मतलब कि जनरल होता है, जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल है बुक के अंदर कि एक हैडली वर्सेस वो वाला केस है, इट्स वेरी लाइक पॉपुलर, तो वो तुम्हारा स्पेशल डैमेजेस का है। बट अगर मैं ऑर्डिनरी डैमेजेस की बात करूँ तो बेसिकली ऐसे डैमेज जो कि नॉर्मल कोर्स में होते हैं, लाइक दे आर द थिंग्स दैट विल नेचुरली अराइज इफ़ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ डन, कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ऐसे डैमेजेस नॉर्मली अराइज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी मशीनरी को रिपेयर करने के लिए दिया एंड उन्होंने टाइम पे नहीं दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट्स में लॉस होगा, थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा नॉर्मल प्रॉफिट्स में, तो वो ऑर्डिनरी जनरल डैमेजेस है। फिर स्पेशल डैमेजेस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि दिवाली का टाइम है, ठीक है, अब फेस्टिव टाइम है, अब मेरी जो दुकान है उसमें मेरे को ज़रूरत है सिलाई मशीन की, ठीक है,
अब क्या हुआ कि मैंने ठीक करने के लिए सिलाई मशीन ठीक करने के लिए तो जो मेरे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होने थे अब वो नहीं हुए, क्योंकि सामने वाले ने मशीन मेरे को लेट वापस करी। तो अब जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स नहीं हुए वो एक तरीके से स्पेशल डैमेजेस हैं। ठीक है, अब अगर ये स्पेशल डैमेजेस दोनों पार्टीज को पता होते तो फिर द अदर पर्सन कैन रिकवर दोज डैमेजेस। बट ये स्पेशल डैमेजेस अगर नहीं पता है पार्टी को, सामने वाली पार्टी को नहीं पता है, दे आर नॉट कम्युनिकेटेड, देन द अदर पर्सन कैन नॉट क्लेम दोज डैमेजेस। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेजेस। ये बेसिकली वो डैमेजेस होते हैं जो कि थॉट ऑफ कैसे बताऊँ, मान लो कोई एक तरीके से वो डैमेज होते दैट आर डन टू पनिश दी अदर पार्टी। मतलब अगर कोई उन्होंने लॉ ऐसा कोई तोड़ा है तो उस केस के लिए होता है। क्वांटम वेरिएट होता है एज मच एज वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल मतलब जितना तुमने काम करना उसके लिए भाई तुम्हें मिल जाएंगे पैसे। एक ऑर्डर था भाई 50 शेयर्स दी थी, मैंने 15 शेयर्स दे दी। अब सामने वाले ने एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया, अब जो 15 शेयर्स मैंने भिजवाई है उसके तो पैसे दो भाई मेरे को। तो वो क्वांटम मेरिट है एज मच एज अर्नड। अब प्रोविजंस आर टू टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, वेरियस मोड्स बताएं जिसमें अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट बी टर्मिनेटेड। अब किस हिसाब से जो अथॉरिटी है एक एजेंट की वो टर्मिनेट हो सकती है, या तो फिर प्रोविजन रिलेटेड टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। पहला क्या है अपना टर्मिनेशन बाय एक्ट्स ऑफ पार्टीज, अग्रीमेंट के थ्रू प्रिंसिपल एजेंट ने एंड कर दिया एजेंसी। रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल, अभी मैं तुम लोगों को समझा के आई हूँ रेवोकेशन का मतलब क्या होता है। रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसलेशन, कैंसलेशन राइट। रिवोक कर दिया प्रिंसिपल ने। रेनंसिएशन बाय एजेंट, एजेंट ने खुद ही भाई कैंसिल कर दिया। फिर है टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एक तो भाई एक्ट्स ऑफ पार्टीज, एजेंट प्रिंसिपल ने आपस में ही जो है एजेंसी को ख़त्म कर दिया। फिर है टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि जो लॉ है उसके ऑपरेशन से कुछ हुआ। देखो क्या हुआ, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी। अब जो एजेंसी हम लोगों ने जिस चीज़ मतलब बेसिकली बिजनेस ऑफ एजेंसी, द पर्पज वॉज ओवर। नेक्स्ट इज एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम ही खत्म हो गया। डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट में से किसी की डेथ हो गई। प्रिंसिपल एजेंट में से कोई इंसैनिटी हो गया, मतलब ही इज़ नॉट लाइक मेंटली स्टेबल राइट। मेंटली स्टेबल तो नहीं बोलेंगे, इंसैनिटी समथिंग मोर एक्सट्रीम, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इंसानिटी वगैरह के बारे में। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी, अब तुम लोगों को बता ही देती हूँ फिर मेरे को वो रहेगा कि मैंने नहीं बताया। व्हाट डू वी मीन बाय इंसैनिटी, है ना। इंसैनिटी का मतलब क्या होता है देखो। तब तक मैं तुम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट बता देती हूँ, लास्ट में बताऊंगी जब भी सारे हो जाएंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, मतलब जिस चीज़ के लिए एजेंसी हुई थी राइट, वही जो है डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल जब तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया था वो वाला कि क्या बोलते हैं बिल्डिंग के ऊपर हुआ था, बिल्डिंग जल गई। अब बिल्डिंग क्या था, बिल्डिंग वॉज द सब्जेक्ट मैटर, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट वी हैव एनी अदर फैक्टर एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और वोइड, मतलब कि ऐसा कोई फैक्टर, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी लीगल या वर्ड हो जाता है। अब बेसिकली वही इंसैनिटी क्या होता है, वही कि अ पर्सन इज नॉट एबल टू एक्ट आई थिंक इन अ नॉर्मल सेंसिबल वे। ठीक है, तो वो होती है इंसेनिटी, मतलब ही कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट और रॉन्ग, मेंटली इल लाइक दैट। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द रूल्स रिलेटेड टू डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भाई ये पूरा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है हेडले वर्सेस बैक्सेंडल केस। अब यहाँ पे क्या रूल था, वहाँ पे ना क्या कहानी थी, मैं तुम लोगों को कहानी समझाती हूँ। यहाँ पे क्या कहानी थी, हाँ जी देखो, हैडले वर्सेस बैक्सनडेल केस क्या था, एक फ्लोर मिल थी। ठीक है, हैडले जो था ना उसका क्रैंकशाफ्ट टूट गया था। क्रैंकशाफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनके इसके लिए, मतलब जो फ्लोर मिल है। अब जो मिल है वो रन नहीं कर पाता अनलेस द शाफ्ट वाज रिपेयर। अब उसने क्या किया, उसने शाफ्ट दे दिया बैक्सनडेल को ताकि वो वर्कशॉप पे ले जाए। अब कैरियर कैरियर जो है उसने डिले कर दी डिलीवरी बिना किसी रीज़न की वजह से। इस डिलीवरी की वजह से जो मिल है वो बहुत दिनों तक बंद रहा एंड इवन फॉर एक्स्ट्रा डेज। अब ओनर को प्रॉफिट हो गया, लॉस उसको लॉस हो गया प्रॉफिट। अब द मिल ओनर ने क्या किया, उसने स्यू कर दिया कि भाई तेरी वजह से मेरे को नुकसान हुआ, तेरी वजह से मेरी मिल बंद रही। अब सामने वाले को थोड़ी पता था, बैक्सेंडेंट भाई को थोड़ी पता था कि भाई उसकी वजह से उसने क्रैंकशाफ्ट नहीं वापस करा, नहीं ठीक करके दिया, कि उसको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आई डेंट न्यू दैट।
तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो हमारे हेडली भैया हैं वो डैमेजेस को नहीं क्लेम कर सकते बिकॉज द कंडीशन वॉज नॉट कम्युनिकेटेड, इट इज़ योर केस ऑफ स्पेशल डैमेजेस, दिस वॉज अ स्पेशल डैमेज। अगर उसने बताया होता सामने वाले को कि भाई तो अगर नहीं देगा ना तो मेरे को नुकसान होगा, दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी क्रूशल, ये बहुत क्रूशल है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरी बिजनेस के लिए। भाई अगर ये नहीं हुआ ना तो मेरा नहीं चल पाएगा काम। तो फिर उसने नहीं बताया, he didn't inform the other person, so in that case he cannot also claim special damages, right? अब अगर नॉर्मल जो भी नॉर्मल लॉस है वो तो उसको मिल जाएगा, बट स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, चलो जी, रूल्स फॉर डैमेजेस क्या होता है। अब यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि डैमेजेस जो है इट मस्ट बी फ्रॉम द लॉस अराइजिंग नेचुरली फ्रॉम द ब्रीच, जो भी ओरिजिनल डैमेजेस है डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं स्पेशल लॉसेस के लिए, बट अगर दोनों पार्टीज को पता हो। थ्रेट कंपनसेशन इज ओनली, थ्रेट नहीं है ये, इट इज़ नॉट थ्रेट, कंपनसेशन इज ओनली फॉर एक्चुअल लॉस सफर्ड। थ्रेट तो नहीं है, बेसिकली ये है कि जो कंपनसेशन है इट इज़ ओनली फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड, जो भी एक्चुअल लॉस सफ़र है उसके लिए है। ठीक है, इट इज़ फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड, जो एक्चुअल लॉस सफ़र हुआ है उसके लिए होता है। क्लेमेंट मस्ट प्रूव रियल लॉस, जब क्लेमेंट को जो है उसको प्रूव करना चाहिए कि रियल लॉस हुआ है, सच्ची में लॉस हुआ है। तो लॉस बिकॉज ऑफ ब्रीच, जो लॉस है वो ब्रीच की वजह से हुआ है। रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस जो है उसको कंपनसेट नहीं किया जाता, मतलब तुम ऐसा कोई लॉस बता रहे हो जो कि लिंक्ड ही नहीं है भाई, ब्रीच से बिल्कुल भी लिंक्ड ही नहीं है, तो वो थोड़ी वो अब जो है डैमेजेस उसके मिलेंगे उसको। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये ना क्या है, क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ये बेसिकली है तुम्हारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन, बहुत बड़ा, तुम एक बार खुद पढ़ लेना यार। क्या वैसे पढ़ लेती हूँ मैं, देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट एज कंटेम्परेटेड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली बाकी में तो क्वाजी है। अब इस लाइन को पढ़ के ना समझ नहीं आएगा भाई क्या पूछ रहे हैं, पूछ कहना क्या चाहते हैं इसमें। यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट बताना है सर्टेन रिलेशंस का जो कि रिजेंबल करते हैं उनसे जो कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं एज कंटेम्परेटेड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो दिमाग चेक रहेगा कहना क्या चाहते हैं भाई। इसका मतलब है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखना है। और यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है उसी के बारे में क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहाँ पे, लैंग्वेज अलग है बस। अब यहाँ पे ना एक लाइन है, कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन नेमो डेबिट लॉक्यूपेट्री एक्स एलिना जैक्टुरा। ओ माय गॉड, बेसिकली नेमो डेबिट वाला है। इसका मतलब है वन कैन नॉट बी इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, मतलब जो एक इंसान है वो इंटरेस्ट नहीं हो सकता एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, अनजस्ट एनरिचमेंट बोलते हैं वैसे इसको। बेसिकली यहाँ पे तुम्हें लिखना क्या आंसर में, ये लिखना है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना है। तो बेसिकली क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि इम्प्लाइड होता है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे बैंक अकाउंट में किसी ने गलती से पैसे डाल दिए, यूपीआई से उसने मेरे को गलती से 5,000 रुपये डाल दिए, मैं मुझे 5,000 रुपये क्यों पता नहीं क्यों मैं रुकती हूँ, यानी उसने 5 लाख डाल दिए, लेट्स टेक 5 लाख नाउ, लेट्स थिंक बिग। तो उसने मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपये डाल दिए गलती से। अब ये मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब उसने गलती से डाला तो मैं उसे वापस करूँ ना 5 लाख रुपये। तो वही एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, ये इम्प्लाइड होता है। अब मान लो कि वो गुड्स जो है वो गलत जगह पर डिलीवर हो गए, मानो मेरे घर पे डिलीवर हो गया किसी और गुड्स, तो मेरी ये धर्म है, मेरा धर्म है कि भाई मेरी ड्यूटी है कि जिस इंसान ने गुड्स है मैं उसको बताऊं कि भाई तेरे गुड्स मेरे पास आ चुके हैं गलती से, राइट। तो यही होता है क्वाजी में। एग्जाम्पल से तुम्हें याद रहेगा, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू एन इनकम्पिटेंट पर्सन। अब इसमें क्या होता है ना, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू इनकम्पिटेंट पर्सन के अंदर कि मान लो जो सप्लाई हो गई, सप्लाई कर दी नेसेसरीज की, नेसेसरीज जो भी मतलब होती हैं चीज़ें, खाना रोटी वगैरह, वो इनकॉम्पिटेंट पर्सन को कर दी। तो इन दैट केस हम लोग चीज़ें क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द इनकॉम्पिटेंट पर्सन प्रॉपर्टी। वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा इनकॉम्पिटेंट पर्सन, मान लो माइनर हो गया या कोई इंसान इनकॉम्पिटेंट जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 में अच्छे से। तो वो चीज़ है कि द पर्सन इज़ नॉट जो इंसान है वो पर्सनली लाइबल नहीं होता उस चीज़ के लिए, हम उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हैं। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, अगर किसी इंटरेस्टेड पर्सन ने पे कर दिया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि एक ए है एक बी है। अब जो ए है ना वो किराए पे रहता है और बी जो है वो लैंडलॉर्ड है। अब ए ने क्या किया, प्रॉपर्टी का टैक्स पे कर दिया, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं पे करती सरकार को, ए वैसे ए की तो जिम्मेदारी नहीं थी बी की प्रॉपर्टी, तो बी को पे करना चाहिए, उसने पे कर दिया ताकि भाई मतलब वो कि कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ना हो घर के रिलेटेड, बिकॉज दे वो स्टेइंग इन दैट होम। अब यहाँ पे जो बी है, ही शुड बी पेइंग द अमाउंट टू ए,
बी यानी कि जो ओनर है वो टेनेंट को पैसे देगा ना कि उसने जो पेमेंट करी है, तो वो चीज़ है। तो इंटरेस्टेड पर्सन है, वो भी उसने अपने फ़ायदे के लिए करी थी, तो फिर घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती, मतलब इन द सेंस एज सच वो वाली। और क्योंकि अगर वो टैक्स नहीं पे करेगा ना तो गवर्नमेंट रिलेटेड सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट। अभी होता है ग्रेचुअस, होता है नॉन ग्रेचुअस। ग्रेचुअस एक्ट वो होता है जो कि इंसान करता है अपनी इच्छा से, मतलब वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता एनीथिंग इन रिटर्न। बट नॉन ग्रेचुअस एक्ट वो होता है वो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। अब मान लो कोई ऐसा एक्ट हुआ जिसमें सामने वाली पार्टी को फ़ायदा हुआ, ठीक है। अब परफॉर्मेंस ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट, अब जो सामने वाली पार्टी है जिसने करा है वो एक्ट, उसको अब उसने फ्री में थोड़ी करा है, तो उसको जो भी उसने करा है जिससे उस सामने वाली पार्टी को फ़ायदा हुआ तो उसको उसको मिलने चाहिए जो भी पैसे हैं। तो वही चीज़ है। फिर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, वही अब पढ़ के आए हैं भाई, इतना बड़ी कहानियाँ पढ़ के आए हैं। अनीश को ज्वेलरी मिली, ये वो फलान ढिमकान, वही है इसके अंदर। पेमेंट बाय मिस्टेक और कवर्जन, जैसे मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया कि भाई किसने मेरी गलती से बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे पैसे वापस करूँ। और यहाँ पे बुक में एग्जाम्पल दिया था कि ए और बी ने म्यूचुअली बोला कि भाई हम ना सी को पैसे देंगे 3,000 रुपये। अब क्या हुआ, ए ने भी पैसे दे दिए, बी ने भी पैसे दिए सी को, अब सी के पास हो गए 6,000 रुपये। अब सी का धर्म है कि वो जो 3,000 रुपये वो वापस रिटर्न करे। अब व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट परफॉर्मेंस, इसके एसेंशियल फीचर्स बताओ। व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ वाइल्ड टेंडर परफॉर्मेंस। भाई बहुत बड़ी जा रही है वीडियो। चलो आ जाओ। तो रिक्विजिट्स या एसेंशियल क्या होते हैं। पहला तो है अनकंडीशनल होना चाहिए। अभी पहले तो मैं क्वेश्चन तो समझा दूँ। देखो क्या होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, उसके एसेंशियल फीचर्स बताने। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है कि जब एक पार्टी ना अटेम्प्ट करती है कि भाई मैं परफॉर्म कर दूंगी जो भी चीज़ें हैं, अब सामने वाला इंसान मना करता है कि देर इज़ नो नीड फॉर यू टू परफॉर्म। ठीक है, देर इज़ नो नीड फॉर यू, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है परफॉर्मेंस करने की। तो वो होता है टेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब एक पार्टी तो तैयार थी, अब सामने वाले ने तो मना करा ना। फिर है व्हाट आर दीज रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, उसी को बोलते हैं टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। जो टेम्प्टेड परफॉर्मेंस है ना उसी को बोलते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसे स्लैश वगैरह करके करा है कि अगर क्वेश्चन पेपर में लैंग्वेज अलग है तो तुम समझ जाओ। ओके, दिस इज व्हाट दे आर एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्प्टेड परफॉर्मेंस, उसके फीचर्स बताने हैं, या तो फिर व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, देखो जी, क्या है अनकंडीशनल होना चाहिए भाई, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। क्या होता है टेम्प्टेड परफॉर्मेंस, सामने वाले ने बोला मैं कर दूंगी काम जो भी है, अब दूसरी पार्टी ने मना कर दिया, देयर इज नो नीड। मस्ट बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए। मस्ट बी फॉर ऑल ऑब्लिगेशन नॉट पार्ट परफॉर्मेंस, ये पार्ट है। पार्ट परफॉर्मेंस मतलब पूरी परफॉर्मेंस के लिए होना चाहिए। प्रोमिसर जो है रेडी और कैपेबल होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, प्रॉमिस उसको जो है रीजनेबल चांस मिलना चाहिए इंस्पेक्ट करने का। अगर कोई डिलीवरी ऑफ गुड्स है देन द अदर पर्सन शुड इंस्पेक्ट इट रियली वेरी नाइसली इन द सेंस केयरफुली। टेंडर मस्ट बी मेड टू प्रोमिस ऑथोराइज एजेंट, टेंडर जो है वो ऑथोराइज प्रोमिसी को बना सकते हैं या तो फिर ऑथोराइज एजेंट को बनाया जा सकता है। अब टेंडर क्या होता है, मैंने तुम्हें बता दो दिया कि भाई टेंडर इज दिस थिंग। व्हाट डू यू से, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आखिर टेंडर होता क्या है, what do you mean by tender? When a party is ready and offers to perform the contract but the other party refuses to accept it. Tender is basically offer of performance. Tender होता है तुम्हारा offer of performance. तो जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है वो प्रोमिसी को बना सकते हो या तो उसके ऑथोराइज एजेंट को बना सकते हो। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट डू वी हैव, इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिस टेंडर टू एनी वन ऑफ देम इज वैलिड। अगर जॉइंट प्रॉमिस है तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आप किसी को भी कर सकते हो, प्रॉमिस जॉइंट प्रॉमिस है तो। उसके बाद टेंडर एग्जैक्ट अमाउंट के लिए होना चाहिए, मतलब जो भी पैसा है जो है बोला गया है 8,000 रुपये, तुम दे रहे 6,000, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए अनकंडीशनल प्रॉपर टाइम प्लेस पूरे अमाउंट के लिए होना चाहिए। जो अगर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है सच करके तो फिर यू कैन लाइक मेड टू एनी वन ऑफ देम। और टेंडर प्रॉमिसी को बना सकते हैं या तो उसके एजेंट को बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर एक्ट्स ऑफ एन एजेंट। क्या लाइबिलिटी है, पहले तो है विशेरियस लाइबिलिटी। अब ये क्या होता है, विकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है तुम्हारा, ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन एल्स एक्ट। अब जो प्रिंसिपल है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना दूसरे के एक्ट के लिए, तो उसी को बोलते हैं विशेरियस लाइबिलिटी। क्यों फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, अब ये क्या होता है,
मैंने बताया तो पूछा जा सकता है पेपर में कि बताओ इस पे शॉर्ट नोट लिखो। इसका मतलब है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज सेड टू एक्ट हिमसेल्फ। वही प्रिंसिपल के बारे में है। दिस फ्रेज मीन्स ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज सेड टू एक्ट हिमसेल्फ। फिर स्कोप ऑफ अथॉरिटी, भाई प्रिंसिपल फॉर एक्ट ऑफ एजेंट, वो बेसिकली एजेंट अपनी अथॉरिटी जो जितनी मिली गई उसे में एक्ट करना चाहिए। टॉट से सिविल रॉन्ग, अगर एजेंट कोई ऐसा काम करता है जो कि अनलॉफुल होता है, इफ एन एजेंट कमिट्स अ टॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो प्रिंसिपल फिर भी लाइबल होगा, प्रिंसिपल फिर भी लाइबल होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा कुछ वो सिविल रॉन्ग कर देता है देन ऑल्सो प्रिंसिपल विल बी लाइबल। देन यू हैव कॉन्ट्रैक्ट, अगर एजेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपने अथॉरिटी से बनाता है विद इन हिज अथॉरिटी, तो प्रिंसिपल इज बाउंड ऑब्वियसली अपनी अथॉरिटी में बनाएगा तो बाउंड होगा। इंडेमनिफिकेशन क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल को कंपनसेट करना चाहिए एजेंट को, lawful acts done in agent's capacity, acts done on behalf of the principal, acts that एक्सीडेंटली हार्म अ थर्ड पार्टी, तो उसके लिए भी उसको इंडेमनीफाई करना चाहिए। ड्यूटी ऑफ गुड फेथ क्या होता है, प्रिंसिपल को ऑनेस्टली एक्ट करना चाहिए, पहले एक्ट करना चाहिए एजेंट के साथ, मतलब ही मस्ट बी फेयर, राइट। चलो जी, हमारी जो है जो भी थ्योरी वाला पॉइंट था वो तो हो गया समाप्त। अब थ्योरी मतलब इन द सेंस ऐसे वाले क्वेश्चंस, एक बार ना मैं तुम्हें रिक्विजिट्स वगैरह दोबारा से पढ़ाऊंगी, मतलब पढ़ाती हूँ भी, एक मैं ज़रा ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे अच्छे तो सारे हैं बट ये बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है। देखो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि सामने एक पार्टी ने बोला कि भाई मैं काम करूँगा, अब सामने वाले से उसने मना कर दिया कि देयर इज़ नो नीड, ना नहीं करने की लोड़। इसमें क्या होता है, इसके एसेंशियल्स कि जो भी चीज़ें हैं वो एक तो अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होना चाहिए, इट मस्ट बी फॉर अ होल ऑब्लिगेशन नॉट पार्ट परफॉर्मेंस, प्रोमिस रेडी और कैपेबल होना चाहिए। अगर जॉइंट प्रोमिस हैं तो फिर एक ही दो को, वन ऑफ देम इज वैलिड। टेंडर प्रॉमिस ही को बना सकते हैं या तो मस्ट बी मेड टू प्रॉमिस, या फिर उसकी ऑथराइजेशन। टेंडर इज परफॉर्मेंस, ठीक है। टेंडर क्या होता है, टेंडर इज बेसिकली परफॉर्मेंस व्हेन यू आर रेडी टू परफॉर्म द एक्ट इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स डन। और तो कुछ नहीं है, एक रह गया सूट अपन क्वांटिफायर, मैंने सिखा दिया। सूट अपन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है। सूट पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बेसिकली ये चीज़ होती है कि अब देखो ये सुपरविनिंग की पॉसिबिलिटी के वैसे सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, मतलब इसकी सुपरविनिंग तो नहीं होता, सॉरी। सूट पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, मान लो अब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो चुका है, अब खत्म हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब सूट पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फिर भी कोर्ट कहता है कि तुम्हें जो है इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चीज़ है उसकी भरपाई मॉनिटरी नहीं हो सकती, उसके डैमेजेस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। दी इफ वी विल इवन कंपनसेट द थिंग्स, राइट, वी कैन इफ वी इवन कंपनसेट फॉर द लॉस विच इज बीइंग सफर्ड बाय द अदर पार्टी, फिर भी वो जो है इक्वेट नहीं होगा चीज़ों के साथ, इन द सेंस कि फुट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस मतलब तुम्हें कोर्ट बोलते हैं कि तुम्हें भाई परफॉर्म करना ही पड़ेगा, कि उस लॉस की कोई भरपाई ही नहीं है, उस अमाउंट को हम लोग सोच ही नहीं सकते कि क्या अमाउंट हो सकता है, एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो वही होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर। अब आ जाओ डिफरेंसेस, भाई डिफरेंसेस इतने सारे हैं बट बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। पहले तो है जनरल और पर्टिकुलर लाइन। देखो पर्टिकुलर लाइन होता है राइट टू रिटर्न रिटेन स्पेसिफिक गुड्स फॉर नॉन, और ये सारे PYQs हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने फालतू का नहीं लिया। पर्टिकुलर लाइन का मतलब होता है कि राइट टू रिटेन स्पेसिफिक गुड्स, रिटेन करना स्पेसिफिक गुड्स को नॉन पेमेंट के लिए। जनरल लाइन होता है राइट टू रिटेन एनी गुड्स फॉर जनरल बैलेंस, रिटेन करना गुड्स को जनरल बैलेंस के लिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलर लाइन लिमिटेड होता है नेचर में, बट जनरल लाइन इज वाइडर एंड ब्रॉडर इन नेचर। गुड्स ओनली, इट इज़ ओनली फॉर दोज गुड जिस पे काम किया जाता है। देखो सुनो सुनो मेरी बात, पर्टिकुलर लाइन तो मैंने वैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, थ्योरी छोड़ो। देखो पर्टिकुलर लाइन मैंने एग्जाम्पल दिया था तुम्हें कि भाई मैंने बोला उसको इंसान को कि तू जो है मेरी बाइक ले जा ठीक कराइयो। अब मैंने सामने वाले को पैसे नहीं दिए, मैंने कहा छोड़ ना, क्या मैं तो नहीं दे रही तेरे को पैसे। अब वो उस गुड को रख सकता है जब तक मैं उसे पैसे नहीं देती, पर्टिकुलर लाइन। जनरल लाइन, मैंने जो है मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने जो है गिरवी रखवा दी चीज़ें, ठीक है। अब जो मैंने मॉर्गेज रखवाई हैं चीज़ें वो जनरल है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं रखवाई, बहुत सारी चीज़ें रखवाई हैं। अब जो बैंक है वो उस पर अपनी वो रख सकता है, होल्ड कर सकता है उन चीज़ों को जब तक मैं पैसे नहीं देती वापस, ठीक है। तो वो तो जनरल लाइन। अब वही यहाँ पे मैं तो कह रही हूँ भाई तुम लोग खुद पढ़ सकते हो इसको, ईजी है लैंग्वेज, इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। मैं तुम्हें मेन कॉन्सेप्ट समझा दिया है। देखो राइट टू सेल गुड्स, राइट, इसमें कोई सेल नहीं कर सकते हम गुड्स को, यहाँ पे गुड्स को सेल
नहीं, देयर इज नो राइट टू सेल द गुड्स, यहाँ पे देयर इज नो राइट टू सेल द गुड्स मतलब एक्सेप्ट इन वेरी स्पेशल केसेस, बहुत स्पेशल केसेस होते हैं, बट देयर इज लाइक दोनों में यू कैन नॉट सेल द गुड्स, राइट? हाउ राइट कैन बी कॉन्फर्टेबल इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे बेली, प्लेजी, फाइंडर ऑफ गुड्स, एजेंट, पार्टनर, अनपेड सेलर, इसको एक्सरसाइज कर सकता है पर्टिकुलर लाइन को, जनरल लाइन को, बैंकर्स, वर्फिंगर, ये सब इसकी एग्जाम्पल वही है। यहाँ पे राइज ऑटोमेटिकली राइज होता है, ऑटोमेटिकली राइज नहीं होता है। स्किल या लेबर यूज रिक्वायर्ड, यहाँ पे लेबर रिक्वायर्ड होती है। मैंने बोला ना कि भाई तू जाके मेरी बाइक ठीक करा गया, उसकी मेहनत लगी जाके, यहाँ पे कोई मेहनत नहीं होती है जनरल लाइन में। फिर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो मैंने इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि भाई वो दूसरे को लॉस से प्रोटेक्ट करेगा, इसको बोलते हैं इंडेमनिटी। एक इंसान दूसरे इंसान को बोल दैट आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी लॉस दैट वुड हैपन। इसमें दो पार्टीज होती है, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड। अब तुम्हें पता होगा क्या है, आर बन जे राजा, इंडेमनीफायर इज राजा, इंडेमनीफाइड इज दूसरी वाली पार्टी, इंडेमनीफायर होता है राजा, ठीक है? इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड यहाँ पे क्या होती हैं, दो पार्टीज होती हैं। पर्पस क्या होता है, लॉस से प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में। प्राइमरी होता है इंडेमनीफायर जो है, ही मस्ट पे डायरेक्टली, जब भी कोई ना कोई लॉस होता है देन इंडेमनीफायर मस्ट पे डायरेक्टली व्हेन द लॉस हैपेंस। राइट्स क्या होता है, ही कैन नॉट sue अ थर्ड पार्टी व्हेन लायबिलिटी अराइजेज, ठीक है? when basically the thing is that indemnifier, तुम लोगों ने पहले भी 11th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, indemnifier and in what do we have, indemnifier and indemnified, indemnifier and indemnified। तो इंडेमनिटी तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा कि वही जो होता है वन एक तरीके से लॉस के लिए होता है कि द अदर पर्सन विल प्रोटेक्ट द अदर पर्सन फ्रॉम द लॉस। तो इंडेमनीफायर इज बेसिकली द पर्सन हु प्रोमिसेस कि भाई वो लॉस के लिए पे करेगा। इंडेमनीफाइड कौन होता है, द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड एंड हु गेट्स कंपनसेशन, राइट? सो इंडेमनीफायर इज द पर्सन who, like the giver of protection, who gives the protection, right? And the indemnified is the receiver of protection, okay? जैसे हमने बेलर बेली में पढ़ा था ना, बेली कौन होता है, जो गुड्स देता है सामने वाले को। इंडेमनीफायर कौन होता है, जो प्रोटेक्शन देता है। ये राजा है ना, राजा अपनी प्रजा को चीजें देती है, लेती नहीं है, ही राजा गिव्स। हाँ मैं क्या बता रही थी, हाँ जब लॉस एक्चुअली ओपन होता है, जब डेटर फेल कर जाता है टू पे इट। बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है भाई। एजेंसी बाय एस्टॉपल, एजेंसी बाय नेसेसिटी। एस्टॉपल क्या होता है, एस्टॉपल इज बेसिकली क्रिएटेड बाय प्रिंसिपल कंडक्ट, नेसेसिटी इज क्रिएटेड। अब ना, अब इसको भी मैं तुम्हें याद करने के लिए एक तरीका बताऊंगी, नो मैटर वीडियो बड़ी हो चुकी है, बट भाई बहुत अच्छे से इसको करके जाना, ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है? अच्छे से करके जाना। एज और वैसे भी इसमें 2 यूनिट्स कवर हुई है, तो आई फील लाइक इट्स वर्थ इट एनीवेज। देखो जी, एजेंसी बाय एस्टॉपल कैसे याद रखोगे, स्टॉप, भाई राइटिंग तो साफ आ रही है, देखो मतलब इतनी भी साफ नहीं है, अंडरस्टैंडेबल तो है। एजेंसी बाय एस्टॉपल, एस्टॉपल, स्टॉप। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो सामने वाला इंसान है वो डिनाई नहीं कर सकता। अब एक इंसान है, उसने क्या किया, उसने जो है एक्ट करा कि भाई मैं तो एजेंट हूँ, मैं आई एम एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। अब बाद में ना वो मना नहीं कर सकता, बाद में वो पीछे नहीं हट सकता कि भाई मैंने तो बोला ही नहीं हूँ, मैंने क्या बोला, आई एम नॉट द वन हु सेड इट। तो वो चीज़ है, तो वो स्टॉप, मतलब उसको स्टॉप किया जाता है इन द सेंस, याद रहे मैंने इसलिए बताया, ठीक है? उसको स्टॉप किया जाता है कि यू कैन नॉट से नो, यू कैन नॉट डिनाई, तू ही था भाई जिसने बोला था मैं एजेंट हूँ, अब तू मुकर गया, व्हाट इज दिस, क्या बिहेवियर है ये तुम्हारा, व्हाट इज दिस बिहेवियर। एनीवेज चलो समझ आ गया। एजेंसी बाय स्टॉपल, एजेंसी बाय नेसेसिटी बेसिकली ये होता है कि जब एजेंट एक्ट करता है, ठीक है, अथॉरिटी जो है, एजेंट जब एक्ट करता है जब चीज़ें बहुत नेसेसरी हो जाती है, बहुत ज़रूरी हो जाती है, प्रिंसिपल प्रेजेंट नहीं होता और इट इज़ द नीड ऑफ द आर टू एक्ट। एजेंसी बाय स्टॉपर इज जब प्रिंसिपल, जब दूसरा दूसरा वाला इंसान व्यक्ति एक्ट करता है कि वो एजेंट है,
अब वो बाद में मुकर नहीं सकता इस चीज़ से कि भाई मैं तो नहीं हूँ एजेंट। अब देखो तुम एक और कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तुम इतने समझदार हो, तुम डिफरेंसेस खुद लिख सकते हो, बट मैं पढ़ाऊंगी फिर भी। क्रिएशन, क्रिएशन बाय प्रिंसिपल के कंडक्ट से क्रिएशन होता है, प्रिंसिपल के कंडक्ट से क्रिएट किया जाता है ये। उसके बाद क्या है, एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएटेड ड्यू टू एन इमरजेंसी। रोल ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्रिएट करता है इंप्रेशन दैट द पर्सन इज एन एजेंट। वही मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने तुम्हें बोला एजेंट बोलता है खुद, यहाँ पे बेसिकली प्रिंसिपल बोलता है, राइट। मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था वो स्टॉप वाला एग्जाम्पल, मतलब बेसिकली है कि वो बाद में मुकर नहीं सकता। तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्रिटेंड करता है कि दूसरे वाला इंसान एजेंट है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे प्रिंसिपल प्रिटेंड करता है, हे और प्रिंसिपल प्रिटेंड्स, हे और प्रिंसिपल प्रिटेंड्स दैट द सामने वाला बंदा इज एन एजेंट। द प्रिंसिपल प्रिटेंड्स कि सामने वाला बंदा एजेंट है, बाद में वो मुकर नहीं सकता, ठीक है। तो अथॉरिटी अपीयर्स फ्रॉम प्रिंसिपल बिहेवियर, अथॉरिटी अराइजेस नीड टू एजेंट। यहाँ पे इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इमरजेंसी एसेंशियल होता है। यू कैन नॉट डिनाई व्हाट यू मेड अदर्स बिलीव। यहाँ पे प्रिंसिपल मुकर नहीं सकता, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं मुकर सकता, प्रिंसिपल ही बिलीव कराता है। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा वो बोल दिया, थोड़ा सा मैंने गलत सा बोल दिया, सॉरी। बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल बिलीव करवाता है। मेरे को एग्जाम्पल के चक्कर में ना मैंने तुम्हें कहानी बता दी थी, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि जो प्रिंसिपल है उसके कंडक्ट से होता है। फिर इम्प्लाइड बाय कंडक्ट, नो कंसेंट, एजेंट एक्ट विदाउट परमिशन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भाई वही चीज़ है, पर्पस प्रोटेक्ट थर्ड पार्टी जो रिलेटेड प्रिंसिपल्स कंडक्ट, प्रोटेक्ट करना प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी इंटरेस्ट को। उसके बाद क्या है, इट लेट्स पीपल थिंक। ये कट नहीं है भाई, ये काट नहीं रखा मैंने। एग्जाम्पल इसी प्रिंसिपल लेट्स पीपल थिंक एजेंट्स एक्ट टू सेव गुड्स व्हेन द प्रिंसिपल कांट बी रीच्ड। अब मैं यहाँ पे सेल और बेलमेंट के बीच में फ़र्क। सेल क्या होता है, गुड्स बायर को देते हैं बेसिकली, बेलमेंट इज बेली को देता है, वापस रिटर्न करना होता है। ओनरशिप यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, बस पोजेशन जाता है, वो भी टेम्प्रेरी। उसके बाद यहाँ पे गुड्स को यूज़ कर सकते हैं, गुड्स को यूज़ नहीं कर सकते, रिटर्न गुड्स यहाँ पे नहीं करना होता है, करना होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर है ट्रांसफ़र, परमानेंट ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र होता है। ये कौन सा वो है, गवर्निंग लॉ क्या है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट। यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, पर्पस क्या होता है, ओनरशिप नहीं, स्पेसिफिक पर्पस ओनली। आगे आ जाओ, बेलमेंट और प्लेज का फ़र्क। बेलमेंट मैंने भी तुम लोगों को बताया था कि टेम्प्रेरी देना, स्पेसिफिक पर्पस। प्लेज का मतलब क्या होता है, बेसिकली सिक्योरिटी के लिए चीज़ों को रखना, ठीक है। अगर नहीं चीज़ें पे करेंगी देन लाइक वही बेसिकली क्या होता है, लोन लिया और तुमने कोई चीज़ जो है रख दी सिक्योरिटी की तरह, वही। एग्जाम्पल क्या, तुमने क्लोथ्स दिया ड्राई क्लीनिंग के लिए, वो सब यहाँ गोल्ड रख दिया टू टेक लोन। पर्पस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे पर्पस ये होता है कि लोन वगैरह को सिक्योर करना, प्रॉमिस को करना। देन यहाँ पे बेली कोई भी गुड्स को नहीं बेच सकता, प्लेज सेल कर सकता है गुड्स को, तो लोन को नहीं बेच नहीं रिपे करोगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या, कैन समटाइम्स यूज गुड्स विल नॉट हेयर, ही कैन नॉट कीप द गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स, कोई भी मूवेबल गुड्स हो सकते हैं। यहाँ पे गुड्स हैविंग नाइस मार्केट, नाइस कह रही हूँ मैं, गुड्स हैविंग मार्केट वैल्यू, क्योंकि बेच अगर नहीं सामने वाली पार्टी पे कर देंगे तो उसे सेल करने पड़ सकते हैं। बेली जो है चार्ज कर सकता है मनी, यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं होता, लोन पेमेंट मेन चीज़ है, लोन पेमेंट कर दो। रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेली मस्ट, बेसिकली यहाँ पे चीज़ है कि बेलमेंट में बेली गुड्स का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए जैसे वो अपने गुड्स का रखेगा, बट प्लेज में जो है उसको और ध्यान रखना चाहिए। वही है, ही वेरी मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, प्लेजी मस्ट टेक मोर केयरफुल केयर ऑफ द गुड्स। अब जब काम हो जाए वापस दे दो, यहाँ पे या जब रीपे हो जाए लोन तो वापस कर दो। लिमिटेड लाइन होता है, दे कैन कीप गुड्स अंटिल दे रिसीव देयर चार्जेस। यहाँ पे स्पेशल लाइन होता है कि जब तक इंटरेस्ट और वो नहीं मिल जाता तब तक। अब ये क्वेश्चन भाई साहब, अब यार बहुत टाइम जा रहा है, कितना रह गया देखो। मैंने तुम्हें मेन चीज़ें बता देती हूँ, पढ़ लेना तुम लोग खुद। एक क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से कराना है मेरे को, वो मैं करा देती हूँ। वैसे थोड़ा सा ही रहता है, मेरा दिल नहीं मानेगा अगर मैं सारी चीज़ें नहीं कराऊंगी तुम्हें। बस 3 पेजों की बात है, ख़त्म करता है इसको, चाहे 2 घंटे की वीडियो बने, मस्त वीडियो बनेगी भाई, अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो, डिफाइन द टर्म डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मोड्स बताना डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 2 यूनिट्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2 घंटे की बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बी लॉ मांगता है मेहनत। चलो,
डिफाइन द टर्म डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मोड्स बता रहे हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? और कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज जब राइट्स और ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। वट एवर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट दे कम टू एन एंड। जो कॉन्ट्रैक्ट है इट कम्स टू एन एंड, और सारी की सारी जो पार्टीज हैं दे आर फ्री फ्रॉम ऑल द लीगल ऑब्लिगेशंस। द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड ऑल द पार्टीज आर फ्री फ्रॉम द लीगल ऑब्लिगेशंस। अब यहाँ पे मैंने ना याद करने के लिए ट्रिक बनाई है, इसलिए मैंने इसको टाइप नहीं करा क्योंकि इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। क्या है ट्रिक? इट इज़ पतलिब। पतलिब म्हणजे परफॉर्मेंस, अग्रीमेंट, टाइम लैप्स, लॉ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग और ब्रीच। ठीक है, अब ये टॉपिक ऐसा है ना कि तुम अगर अपनी किताब भी खोलोगे, एक एक लाइन भी पढ़ोगे ना, तो तुमसे हो जाएगा। बस तुम्हें मेन मोटा मोटा मतलब पता होना चाहिए ऊपर ऊपर से, ताकि तुम लिख पाओ। मैं तुम्हें बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पे कहते हैं परफॉर्मेंस के थ्रू हो जाता है। परफॉर्मेंस क्या है? एक्चुअल और अटेम्प्टेड। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के अभी मैं डिफरेंस बताऊंगी तो तुम लोग तभी देख लेना। फिर एक होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट से ब्रीच हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का। नोवेशन, नोवेशन में होता है नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऑल्टरेशन में क्या होता है? जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको चेंज किया जाता है। रिसेशन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद ये मैंने ट्रिक किया है इसकी, नैरो नैरो ट्रिक है इसकी। क्या है? पतले जो भी रेमेडी जो भी तरीके हैं ब्रीच करने के। उसके बाद दिस इज योर नैरो, मतलब स्पेलिंग चलो अलग है बट स्टिल रिमिशन। देन वी हैव रेसिशन, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। रिमिशन में एक्सेप्ट करते हैं लेस, मतलब फॉर एग्जाम्पल 10,000 की बात होती है 8,000 में मान गए हम, तो रिमिशन। वेवर इज गिव अप राइट, यहाँ पे राइट्स को ही गिव अप कर देते हैं, वेव कर देते हैं। मर्जर में स्मॉल राइट मर्जर्स इनटू बिग राइट, जैसे कि यहाँ पर टेनेंट ओनर बन जाता है, तो वो होता है मर्जर में। तो नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिमिशन, रिसेशन, योर वेवर एंड योर मर्जर। फिर होता है लॉ वाला केस, इसमें होता है डीमा। ये मैंने ट्रिक्स इसलिए बताई है क्योंकि उसको ऐसे याद करना यार बहुत वो है। चलो, डीमा, डीमा इज डेथ। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली, तो बेसिकली जो भी तुम्हारे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसी में होता है बेसिकली। फिर इंसॉल्वेंसी, अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी ब्रीच हो जाता है। देन मर्जर होता है, मर्जर ये वाली चीज़ है। ऑल्टरेशन विदाउट कंसेंट, अगर ऑल्टरेशन हो जाती है बिना कंसेंट के ऑल्टरेशन हो जाती है, अनऑथोराइज मटेरियल ऑल्टरेशन। ठीक है, मतलब कि बिना कंसेंट के ऑल्टरेशन हो गई तो लॉ के थ्रू होता है, मतलब लॉ के थ्रू ब्रीच माना जाता है। फिर ब्रीच जो है, एक पार्टी ब्रेक करती है प्रॉमिस तो एक्चुअल ब्रीच होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है। अच्छा, हम डिस्चार्ज के बारे में बात कर रहे थे ना, राइट? तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो सकता है? बाय परफॉर्मेंस, अग्रीमेंट, टाइम लैप्स। टाइम लैप्स मतलब कि इस टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, अब टाइम ही खत्म हो गया, अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? टाइम ड्यूरेशन जितना ज़रूरी था वही ख़त्म हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी एग्जाम्पल है। सुपर विनिंग की पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है ना, जो हम पढ़ के आए हैं। सुपर विनिंग की पॉसिबिलिटी क्या बोलते हैं? सुपर विनिंग की पॉसिबिलिटी तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी एक ही बात है, मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ। अब है डिफरेंस डैमेजेस और पेनल्टीज के बीच में। बस हमारा होने वाला है भाई, मुझे पता तुम भी थक गए, मैं भी थक चुकी हूँ। बस वी आर गोइंग टू एंड इट नाउ, फटाफट से। देखो, डिस्टिंग्विश करना है डैमेजेस के बीच में और पेनल्टीज के बीच में। अब डैमेजेस क्या होता है? डैमेजेस होता है रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ लॉस कॉस्ट बाय द ब्रीच, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाता है, कैंसिल सॉर्ट ऑफ कैंसिल तो नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म हो पाता, नॉन परफॉर्म हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो डैमेजेस रीजनेबल एस्टिमेट है कि जो भी लॉस होता है। पेनल्टी तरीके से होता है, एक्सेसिव अमाउंट पनिश करने के लिए होता है, पेनल्टीज पनिश करने के लिए होता है। डैमेजेस इज टू कंपनसेट फॉर द लॉस दैट हैज़ बीन कॉस्ट। अब नेचर ऑफ अमाउंट फेयर और जेन्युइन होती है, पर पेनल्टी तो भाई बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अनरीजनेबल और हाई। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव बेसिकली तो कंपनसेट करना होता है पार्टी को, यहाँ पे होता है पनिश करना। रिलेशन टू योर लॉस, यहाँ पे इट इज रिलेटेड टू प्रोबेबल लॉस, आउट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ एक्चुअल लॉस, मतलब पेनल्टी जो होती है ना वो यही बोल रहे हैं कि भारी भरकम अमाउंट होता है एज कम्पेयर टू जितना लॉस हुआ होता है, बट डैमेजेस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द लॉस ओनली। इंटेंशन क्या होता है? पार्टीज प्री एस्टिमेट करते हैं डैमेजेस को, पार्टीज टेंड टू सिक्योर परफॉर्मेंस बाय थ्रेट। भाई इसको छोड़ दो, फटाफट से मैं ख़त्म करना है ये, इस पॉइंट को छोड़ दो। नेक्स्ट वी हैव कोर्ट्स अप्रोच, लेट्स लीव दिस पॉइंट। ठीक है, वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इसके अंदर डिफरेंस में कुछ भी लिख सकते हो, तो वाई टू राइट वो टॉपिक जो भी परेशान करते हैं। नेक्स्ट इज कोर्ट की अप्रोच।
तो जो कोर्ट है वो लॉस मनी देती है, कोर्ट्स रिड्यूस्ड अमाउंट एंड अलाउज रीजनेबल कंपनसेशन। इंडियन लॉ का रूल कहता है रीजनेबल कंपनसेशन अलाउड, पेनल्टी जो है वो फुली अलाउ नहीं हो सकती। बेसिकली कंपनसेशन तुम रीजनेबल अलाउ करते हो, पेनल्टीज जो होती हैं दे आर नॉट फुली अलाउड। नेक्स्ट वी हैव एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब फेलियर हो जाता है टू परफॉर्म ऑन ड्यू डेट। एंटीसिपेटरीज रिफ्यूजल टू परफॉर्म बिफोर ड्यू डेट। टाइम ऑफ ब्रीच अक्रॉस द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, ये बिफोर होता है। एक्चुअल ब्रीचेस बेसिकली भाई जिस दिन काम करना है ना उस दिन नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही। एंटीसिपेटरी पहले से बता के रख दिया एडवांस में कि नहीं हो पाएगा काम। कॉन्ट्रैक्ट टाइम ऑलरेडी रहा है बच्चों के, कॉन्ट्रैक्ट टाइम अराइव होना है, पार्टी जो है उसने परफॉर्म नहीं किया एज प्रॉमिस, पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया एडवांस में कि भाई वो नहीं करना है परफॉर्म, मोस्टली बाय कंडक्ट ऑफ और नॉन परफॉर्मेंस बाय वर्ड्स या तो फिर कंडक्ट शोइंग रिफ्यूजल। यहाँ पे इमीडिएटली स्यू कर सकते हैं, यहाँ पे स्यू कर सकते हैं इमीडिएटली बट वी कैन वेट। उसके बाद है यहाँ पर वही चीज़ बता रखी है, यहाँ पर स्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल बता दें, सेलर डज नॉट डिलीवर द गुड्स, यहाँ पर सेलर बोलते हैं कि ही डिलीवर, ही नॉट डिलीवर। फिर द नोवेशन ऑल्ट्रेशन, अभी मैंने बताया नोवेशन भी तुम लोग खुद पढ़ लेना भाई, बहुत ईजी है। नोवेशन का मतलब होता है कि पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही जो है तुम लोगों ने नया बना दिया। ऑल्ट्रेशन इस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े बहुत जो है तुम लोगों ने चेंजेस करे हैं, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर। उसके बाद होता है नेचुरल और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की, मैं बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से नेचुरल इम्पॉसिबिलिटी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के बारे में। सो वी आर डन नाउ एंड आई एम ऑल्सो डन, आई एम टायर्ड नाउ। ओके, सो हमारा जो है मैंने बहुत अच्छे से भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई यूनिट 2 और यूनिट 3। सो दैट्स इट। ओके, थैंक यू। मैं जो है कोशिश करूँगी कल सेल्स ऑफ गुड ऐप डाल दूँ, उसके बाद 2 यूनिट्स हमारी बच जाएंगी। ऑल राइट, थैंक यू भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब डू एवरीथिंग। ओके बाय।